हेलो दोस्तों, और सेलेस्टियल जीनियस के इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि कहीं पर कोई जो रामी होती है वो अपने घर में सो रही होती है और वो अचानक से हंसने लगती है और सोचती है कि संग वुमन वो मेरे सपने में आया था और क्या वो कोई अच्छी चीज़ है क्या। और तभी उसके पिताजी आते हुए बोलते हैं कि रामी तुम जाग गई। और हम देखते हैं कि ये हाई नाम ब्लेड सेक्ट के एक लीडर होते हैं रा बेक डो। और रामी बोलती है कि हाँ पिताजी। और उसके पिताजी कहते हैं कि हाँ इतनी ब्यूटीफुल स्माइल और तुम सच में परी के सिवाय कुछ नहीं हो। आखिर तुम किसकी बेटी हो, आखिर तुम इतनी प्रीटी क्यों हो। और तभी पीछे से एक औरत आती है, कहती है ऑफ कोर्स वो मेरी बेटी है, तुम बेवकूफ बुड्ढे। और रामी के पिताजी कहते ओह मेरी बीवी तुम भी यहाँ पर आ गई। और रामी की मम्मी बोलती रामी और किसी ने तुम्हें कुछ किताबें भेजी है। और रामी कहती सॉरी किसने। तो उसकी मम्मी बोलती तुम्हें पता चल जाएगा एक बार अगर तुम खुद ये पढ़ लोगी। और जो रामी की मदर है ग्यूम या ह्योन और उसके गवर्नमेंट के साथ में बहुत ही ज्यादा अंदर तक कनेक्शन है, क्योंकि वो डायरेक्ट कैपिटल ऑफिसर की एक बेटी है। और इसीलिए संग वुमन की जो किताब जो कि उसने राजकुमारी के द्वारा इधर डिलीवर कराने के लिए कहा था वो उसकी मम्मी लेकर आई है। और उसके पिताजी बोलते हैं कि आखिर किस तरह का गवर्नमेंट का बास्टर्ड है जिसने की इसको लव लेटर या कुछ भेजा क्या। और मेरी बेटी जरा मुझे दो, मैं इसको पहले देखूंगा। तो उसकी मम्मी बोलती है कि ये वो कोई बच्ची नहीं रही और चलो, और तुम्हें यहाँ पर हर चीज के बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ में उसकी मम्मी उसके पिताजी को वहां पे लेकर चली जाती है। रामी वो पढ़ते हुए सोचती है ये संग वुमन ने भेजी है। और आगे वो सोचती है कि जैसा मुझे लगा था और संग वुमन अभी तक मरा नहीं है और वो उसने अपना वादा भी नहीं भूला है जो उसने मेरे साथ में किया था। और जब यहाँ पर हेइनाम ब्लेड सेक्ट में बहुत ही कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ, अफवाह फैली कि रामी ने भी इसके बारे में सुन लिया था और संग वुमन उसने अपनी जिंदगी खो दी थी हेवनली डीमन के मकबरे में। और लेकिन रामी ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो मरा है। और अभी भी उसने बहुत ही ज्यादा डर के कारण बहुत आंसू तो बहाए थे, लेकिन अब संग वुमन ने उसको ये बोल दिया कि वो जिंदा है तो इसीलिए, और यहाँ तक कि उसको एक किताब भी भेजी तो वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। और रामी मन में सोचती लेकिन ये जो मार्शल आर्ट है, और संग वुमन उसने एक मार्शल आर्ट बनाया था रामी के लिए ताकि वो एब्सोल्यूट मास्टर बन सके। और उसने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी और बहुत सारे ट्रायल्स वगैरह किए थे। और एक पॉइंट तक तो उसने अपने सोचने के तरीके को भी बदल दिया था। और अगर ये नींद के कारण मार्शल आर्ट सीखना मुश्किल हो सकता है तो क्या होगा कि अगर वो एक ऐसा मार्शल आर्ट बनाए जो कि सोते हुए भी मास्टर किया जा सकता है, जैसा कि वुमन ने खुद ने किया था। और ये एक ऐसा मार्शल आर्ट था जो कि उसने बहुत ही ज्यादा खुद को भी शॉक कर दिया था यार बनाते हुए। और रामी मन में सोची कि ये मार्शल आर्ट जो कि मैं सोते हुए भी प्रैक्टिस कर सकती हूँ, और थैंक यू वुमन। और अब रामी को एक बहुत ज्यादा उम्मीद दिख रही थी एब्सोल्यूट मास्टर बनने की। और सच में आजकल तो हर कोई एब्सोल्यूट मास्टर बन रहा है यार। और बेचारे वुमन के नाना जी को मैं पहले स्पेशल समझता था। और इसी समय के दौरान हम देखते कि अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद में वुमन फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थन सी को छोड़कर चला गया और कुनलुन माउंटेन की तरफ चला गया जहां पर कि कुनलुन फैक्शन है। और वुमन मन में सोचता है कि जो यहाँ पर माउंट कुनलुन के बाहर की तरफ जो गांव है, ये अचानक से इसमें बहुत ज्यादा मुझे इंसानों के खून की गंध आ रही है और क्या मुझे अंदर जाना चाहिए। और जब वो गांव में जाता वो कहता है ये ऐसा लग रहा है जैसे एक मरा हुआ गांव हो यार। और जब वो साइड में देखता वो कहता है यहाँ पर कुछ गांव वाले भी और आखिर ये लोग सब जा कहाँ पर रहे। और वो मन में सोचता है कि ये जो खून की गंध है ये जिस जगह से आ रही है वो इतना भी दूर नहीं है। और आगे वो देखता है कि वहां पर एक बच्चे की लाश पड़ी होती है और वो सोचता कितना बेकार है यार। और उसको इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि इसके जितने भी शरीर के अंदर के पुर्जे सब खत्म हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि मरते दम तक इसको पीटा गया है। और तभी वुमन किसी को पकड़ता है और बोलता है कि हाँ, और आखिर वो विलेजर्स लड़की को कहाँ पर लेकर जा रहे हो और अगर तुम मुझे सच बताओगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। वो बंदा कहता है क्या तुम सच में मुझे नहीं मारोगे अगर मैं तुम्हें सच बता दूंगा। वुमन बोलता है कि मैं वादा करता हूँ। वो बंदा बोलता है कि ये एक सीक्रेट है, लेकिन हमारे विलेज के अंदर हम लोग हर 10 साल में एक बार एक बलिदान देते और ताकि हमारे विलेज के जो गार्डियन देवता है उनको। और वुमन बोलता है तो तुम ये बोल रहे कि जो लड़की को पहले यहाँ से लेकर जाया जा रहा था वो बलिदान है। तो वो बंदा बोलता है कि हाँ मैं माफी चाहता हूँ, और जो गार्डियन डेटी है वो हमारे विलेज में तबाही मचा देगी जब तक कि हम लोग उसको बलिदान न दे और हमारे पास में और कोई रास्ता नहीं है। वुमन बोलता है कि एक तबाही, हाँ, और मैं एक असली तबाही बन सकता हूँ तुम सभी लोगों के लिए। और बिना झूठ बोले मेरी बात का जवाब दो। और आखिर वो जो सड़क पर जो बच्चा था वो मरा हुआ क्यों था। तो वो आदमी बोलता उसके बारे में, वो एक अनाथ था जो कि अभी इस गांव में कुछ ही समय पहले आया था। और जब हम लोग एक बलिदान देने वाले थे गार्डियन डेटी को तो ये बच्चा आ गया और बहुत सारी घटिया चीजें बोलने लगा जैसे कि ये एक अंधविश्वास है और इस पर यकीन ना करो, और हमारे रास्ते में आने लगा। वुमन बोलता अगर ऐसी बात है तो इस बच्चे की जरूर उस लड़की को जिसको तुम बलिदान देने के लिए लेकर जा रहे हो उसके साथ में कुछ स्पेशल रिलेशनशिप रही होगी, राइट। वुमन बोलता है कि वो दोनों ही ऐसे अनाथ थे जो कि इस गंदे से विलेज में आ गए थे और उसी समय पर जब तुम्हें एक बलिदान देना था और इसीलिए विलेज ने एग्री कर दिया उनको साथ में रखने के लिए। और जो अनाथ इस विलेज में ये सब जाने बिना आ गए थे, राइट। और तो वो बच्चा अपनी बहन को बचाने के लिए खड़ा हुआ लेकिन तुम बास्टर्ड ने उसको मरते दम तक पीटा। वो बंदा बोलता है कि मैंने बस उसको कुछ ही बार मारा था और दूसरे लोगों ने तो उसको मुझसे ज्यादा मारा यार। और वुमन बोलता है ये बास्टर्ड क्या तुम सीरियस हो सच में। और वो बोलता है कि ये इतनी ज्यादा घटिया इंसान हो सकते हैं क्या इस दुनिया में। और इसी के साथ में वो अपनी एक चीज का इस्तेमाल कर कर उंगली से उस बंदे को मारता है और वो बोलता है कि ये जो गाँव है इससे तुम अपनी पूरी जिंदगी अब एक अपाहिज के रूप में जियोगे। और इसी के साथ में वुमन जो दूसरे गाँव वाले जा रहे होते हैं उनके सामने पहुंच जाता है और एक बंदा कहता है तुम आखिर कौन हो। वुमन बोलता है कि तुम्हें यह सब जानने की जरूरत नहीं कि आखिर मैं कौन हूँ।
और उस लड़की को मुझे दे दो और मैं उसको ऐसे मरने नहीं दे सकता। तो दूसरा वो बुढ़ा आदमी कहता है कि ओए, और आखिर एक आउटसाइडर हमारे गांव के मैटर्स में बीच में क्यों पड़ रहा है, और अभी के अभी साइड में हट जाओ। वुमन बोलता है क्योंकि ऐसा कोई नहीं इस गांव में जो कि इस घटिया चीज को रोकने वाला है, तो इसलिए हमारे जैसे मेरे जैसे एक बाहर वाले को यहाँ पर अंदर आके इसके सामने खड़ा होना पड़ रहा है, तुम्हें नहीं लगता। तो वो आदमी कहता है तुम बास्टर्ड, और तुम मेरे ऑर्डर को मना कर रहे हो। और दूसरा बंदा कहता है तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम मर जाओगे अगर तुम यहाँ से हटे नहीं तो। वो मन में सोचा कि ये लोग मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं, लेकिन मुझे इन लोगों के ऊपर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक खून की गंध आ रही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने अनगिनत लड़कियों को मारा यहाँ पर बलिदान के एक्सक्यूज में। आगे वुमन बोलता है कि तुम सभी लोगों की नजरों में मुझे एक बहुत ही ज्यादा डेमोनिक और मर्डरस इंटेंट दिख रहा है, और तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा छोटी लड़कियों को मारा है अपने खुद को जिंदा रखने के लिए, और बाद में उन लोगों को मार दिया अपने ही हाथों से। और सामने वाला वो एल्डर कहता है कि क्या ये सच में इतनी ज्यादा बड़ी चीज है कि हम एक अनाथ लड़की को बलिदान के रूप में दे दे हमारे गांव के भविष्य के लिए, हाँ? और हम लोग सच में अच्छी जिंदगी जी सकते थे इस बच्चे की बलिदान देकर। और वुमन बोलता है कि तुम सभी लोग बस घमंड ही नहीं हो, लेकिन इतने सारे अनगिनत लोगों को जिनको कि तुमने आज तक मारा है, और उनका फायदा उठाने के लिए, और सच में अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। और इसी के साथ में वो उन सभी लोगों को भी सेम घाव दे देता है, और वो सभी लोग बोलते हैं कि आखिर मेरा हाथ, और आखिर तुम बास्टर्ड ने मेरे हाथ को क्या किया। वुमन बोलता है कि ये जो घाव है जो कि मैंने तुम लोगों के कंधे पर मारा है, और धीरे धीरे तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज कर देगा, और ये जो डिजास्टर है ये मैं तुम लोगों को देकर जा रहा हूँ। सामने वाला बंदा कहता डैम इट, और बुढ़ा आदि कहता कि भगवान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। वुमन बोलता है छोटी बच्ची, और तुम अब ठीक हो तो चलो मेरे साथ में आओ। वो बच्ची बोलते मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। और एक बंदा कहता तुम कुतिया वहीं पर रुक जाओ। और वुमन मन में सोचता ये बहुत ज्यादा डरी हुई है, और लगता है कि उसको खड़े रहने में भी बहुत मुश्किलें हो रही है। और वो बोलता है कि वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी अगर मैं थोड़ी सी अपनी इंटरनल एनर्जी जो कि सेलेस्टियल मास्टर की है वो उसके शरीर में डालूं। और आगे वुमन बोलता है चलो तुम मेरे साथ में आओ, और मैं उस घटिया गार्डियन डेटी को भी मार दूंगा जिसको कि ये बास्टर्ड देवता बुलाकर उसके लिए बलिदान दे रहे थे। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वहां पर वैली के अंदर बहुत ही अंदर तक जब वुमन एक गुफा के सामने आया था जहां पर कि विलेज के गार्डियन देवता है, और उसको ये पता चला कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक खतरनाक सी एनर्जी निकालने वाली कोई चीज है यार, और ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा पॉइजनस टीथ, और इसका जो पीछे वाला शेल था ये इतना टफ था कि ये तलवार से भी बिल्कुल स्क्रैच नहीं होता था, और ये इसके ऊपर से बहुत ज्यादा जैसे जहर भी निकलता था। उसके सिवाय एक बहुत ही ताकतवर स्पिरिचुअल बीइंग जिसके कि लाल सिंह थे, और ऐसा लगता था कि ये हर एक चीज को आराम से काट पीट सकता है। और ये द पॉइजनस ब्लड हॉर्न स्नेक था जो कि इस गांव का गार्डियन था। और वुमन जिसने कि यून दूसरे स्पिरिचुअल बीइंग को अपने साथ में रखा था, उसने उस पॉइजनस ब्लड हॉर्न स्नेक से निपटने के लिए, और ऐसा लग रहा था जैसे कि जमीन आसमान भी कांप रहे थे यहाँ पर जो ये लड़ाई चल रही थी इससे। लेकिन भले कितना भी ताकतवर ये ब्लड हॉर्न स्नेक था, लेकिन ये हमारी यून के सामने कुछ नहीं था, और ये सबसे ताकतवर स्पिरिचुअल बीइंग्स में से एक थी। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कि वुमन बोल रहा था कि वेल जो ये पॉइजनस ब्लड स्नेक है ये पक्का एक ताकतवर स्पिरिचुअल बीइंग है, लेकिन ये फिर भी मेरी यून के सामने कुछ नहीं, और बहुत अच्छे है यून। और आगे वो बोलता है कि यून आखिर तुम क्या कर रही हो, और क्या तुम कोई बिल्ली हो क्या। और यून वहां पर उस सांप को मारे जा रही होती है और कुछ चीज निकालती है। वुमन बोलता है आखिर ये क्या, ये नेडियन है क्या, और मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो तुम ये खा जाओ। तो टाइगर मना कर देता है। वुमन बोलता ओह वो पहले वाली वो लड़की, और हाँ ये एक अच्छा आइडिया है, तो क्या तुम इसका पहले आधा हिस्सा खा लो, और अगर वो बच्ची इसको पूरा खा जाएगी तो इसको उसका अच्छा होने से ज्यादा उसका बुरा हो जाएगा। तो वो टाइगर हाँ बोलती है। और आगे हम देखते हैं कि वो लड़की बोलती है ये अच्छी चीज है कि आप एकदम सुरक्षित हो और कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। और वुमन उसको वो गोल गोल चीज देता है और उसके मुंह में वो खिला देता है। और आगे वो बोलता है ज्यादा सरप्राइज मत होना और अपना मुंह बंद कर लो अभी। और वो लड़की कुछ बोल नहीं पा रही होती है। वुमन मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने अपने अनब्रेकेबल सेलेस्टियल की वो ड्राइंग में देखा था, और मैं ऐसा करूंगा कि तुम वापस तुम्हारा पुनर्जन्म हो जाएगा। और इसी के साथ में जब इस लड़की को बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी जो चीज उसने अभी खाई थी उससे महसूस हो रही थी, एक ठंडी एनर्जी जो कि उसकी बॉडी से बाहर निकल रही थी और उसके उस एनर्जी के साथ में मर्ज हो रही थी, ये वुमन की एनर्जी थी। और ओरिजिनली ये जो टोटल बॉडी मॉडिफिकेशन होता है ये कॉमन है कि ये धीरे धीरे होता है लंबे समय में, लेकिन अभी जो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी थी ये बहुत तेजी से बाहर और अंदर जा रही थी और वुमन की मदद से अब्जॉर्ब हुए जा रही थी। तो नेचुरली जो बॉडी मॉडिफिकेशन था वो बहुत ही ज्यादा तेजी से खत्म हो रहा था। और कुछ समय बाद में जब ये मॉडिफिकेशन कंप्लीट हुआ तो उसकी जो स्किन थी वो बहुत ही ज्यादा अभी इतनी पहले अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन अभी वो क्लियर होने लगी थी। और उसके जो हाथ पैर थे वो उसके फिगर से ज्यादा लंबे होने लगे थे, और उसके जो आंखें थी वो बहुत ही ज्यादा चमक रही थी। और ये रियलाइज करते हुए कि वो एक बहुत बड़े से बदलाव से गुजरी है, और ऐसा जिससे को कि वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। और ये लड़की सच में वुमन के बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार थी। और वो लड़की बोलती थैंक यू वेरी मच, और ना ही सिर्फ आपने मेरी जिंदगी बचाई लेकिन इतना बड़ा कर्ज, और ये मैंने इसके बारे में बस सुना है, क्या ये टोटल बॉडी मॉडिफिकेशन है। वुमन बोलता है हाँ सही कहा, और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक अच्छे दिल वाली लड़की हो और ज्यादा चिंता मत करो, लेकिन आखिर तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की बोलती है मेरा नाम योयो है, और मेरा बड़ा भाई वो यो हो था
और जबकि हम लोग इधर उधर भटकते रहते थे अनाथ बनने के बाद में भी, लेकिन वो हमेशा मुझे पहले खाना खिलाता था जब भी हमको चांस मिलता था, और भले उसको भूख लगती थी। और हम लोग तब इस गांव में जब आए थे बहुत ज्यादा खुश थे जब इन गांव वालों ने कहा कि वो हमें एक्सेप्ट करेंगे, और वो रोने लगती है। वो मन मन में सोचा कि जो पहले वाले मैंने उस बच्चे को देखा था वो बहुत ही ज्यादा पतला था, और इसलिए मुझे लगा था कि वो योयो का छोटा भाई है, लेकिन वो अपनी छोटी बहन को खाना खिलाने में बिजी था, तो इसलिए उसने खुद ने कभी ठीक से खाया नहीं। और भले ही जो ये पॉइजनस ब्लड स्नेक है वो मर चुका है, लेकिन ये ऑब्वियस है कि योयो अब इस गांव के अंदर और रह नहीं पाएगी। और आखिर वो उस गांव में कैसे ही रह सकती जिसने कि उसके भाई को मार दिया और उसको बलिदान के रूप में मारने की कोशिश की। वो मन बोलता, योयो क्या तुम मुझे फॉलो करना चाहोगे? और लड़की कहती, क्या मैं सच में ये कर सकती हूँ? और ऑफकोर्स मैं शुक्रगुजार रहूंगी, और अगर ये आपके कारण नहीं होता तो मैं वैसे भी मर जाती। वो मन बोलता है, हाँ सही कहा, चलो तो तुम मेरे साथ में चलो। और वो मन में सोचा कि मैं उसको या तो अपनी स्टूडेंट बना दूंगा या फिर अपने आयरन ब्लेड हाउस में भेज दूंगा एक वॉरियर के रूप में। और आगे वो बोलता, चलो इस जगह से पहले नीचे उतरते और यून और तुम यहाँ पर पहाड़ में खेल सकते हो जब तक कि मैं तुम्हें वापस नहीं बुलाता, समझे? और इसी के साथ में वुमन और वो लड़की जाते, और सामने से कुछ लोग आ रहे थे। वुमन बोलता, आखिर ये क्या है? और ये कुंदन फैक्शन के स्टूडेंट जैसे लग रहे। और एक बंदा कहता, ये रहा वो बास्टर्ड। और दूसरा बंदा कहता, आखिर वो लड़की, आखिर उसको क्या हो? बीच में जो बंदा होता है बोलता है, ओए और क्या तुम ही हो वो क्रिमिनल जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे? वुमन बोलता, क्रिमिनल? और आखिर मैंने किस तरह का गुनाह किया है कि आखिर तुम मुझे ये गुनहगार बुला रहे हो? तो सामने वाला बंदा बोलता है कि ये देखते हो कि तुमने गुनाह किया और फिर भी तुम यहाँ पर आ चुके हो, तुम कितने घटिया इंसान हो। और हमें बताया जाता है ये कुंदलुन के पहली जनरेशन के स्टूडेंट में से एक होता है की योन। वुमन बोलता है, हाँ घटिया इंसान, और तुम मुझे कोने में धकेल रहे हो, वो भी बिना किसी सबूत के, तुम मुझसे भी ज्यादा घटिया हो। लेकिन सामने वाला बंदा कहता, तुम बास्टर्ड, तुम्हें पता भी आखिर ये इंसान कौन है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी तुम्हारे जैसे छोटे इंसान की हमारे सीनियर ब्रदर की ऐसे इंसल्ट करने की? वुमन बोलता है कि हाँ, और कोई ऐसा जो कि अपने आप को टाओइस्ट बुलाते और अच्छे नेचर वाला बुलाते, लेकिन वो इस तरह से लोगों के बारे में पता भी नहीं कर सकते कौन अच्छा है कौन बुरा। और सामने वाले लोग कहते, बास्टर्ड, और क्या तुम हमारे पूरे कुंदलुन फैक्शन की बेइज्जती कर रहे हो? और वुमन मन में सोचता है, कुंदलुन फैक्शन, और मेरे दिल में उनका एक अच्छा इंप्रेशन था, क्योंकि जो जिन वो म्योंग था और साथ में डुआ, लेकिन ये दूसरे जो जगह है कुंदलुन फैक्शन की ही तरह, और वो भी अंदर से लगता है सड़े हुए हैं। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो बंदा वहां पर खड़ा होता है। एक बच्चा आता कहता, सॉरी लेट होने के लिए मास्टर। और वुमन मन में सोचता, ये बंदा, ये यू मू ग्वेंग, और ये वही है ना जिसने कि नाना जी के सामने बहुत ज्यादा ऐसे घमंडी एक्ट किया था और बाद में उसको बहुत ज्यादा चोट पहुंचा दी थी नाना जी ने। और वो भी कुंदलुन फैक्शन का एक स्टूडेंट था जो कि पहले हमारे उस ली बी मर्चेंट के ग्रुप के साथ में था। और वो बच्चा वुमन को देखते सोता, क्या ये बास्टर्ड, और ये तो पाम एम्परर का पोता है ना संग वुमन, और आखिर ये यहाँ पर क्या वो मरा नहीं था क्या? और वुमन मन में सोता, इस बंदे को जरूर मेरी पहचान पता होगी। लेकिन ये देखते हो कि आखिर वो ऑब्वियस नहीं करना चाहता, लगता है कि वो अभी भी ये चीज बताना नहीं चाहता दूसरों को। और एक बंदा कहता, तुम बास्टर्ड, और जल्दी करो और जो गुनाह तुमने किया उसकी कीमत चुकाओ। और वुमन बोलता, कौन से गुनाह, और आखिर मैंने क्या गुनाह किया? तो वो विलेज हेड बोलता है कि तुमने हमारे गांव में से चुराया और मर्डर किया, और साथ ही में उस कुतिया की साइड ली है, और साथ ही में हमारे अच्छे खासे गांव वालों के हाथों को तोड़कर उनको अपाहिज कर दिया, तुमने ये सब कुछ नहीं किया। और वो लड़की कहती कि चुराना, झूठ मत बोलो, और आखिर मेरे ब्रदर ने और मैंने क्या ही चुराया था? तो वो बुढ़ा आदमी बोलता है, तुम कुतिया, और तुमने खाना और जो जेड रिंग मेरे घर से नहीं चुराई थी, और तुम्हें इस कुतिया के फालतू शब्दों में नहीं पढ़ना चाहिए, तुम टाओइस्ट। और वो लड़की बोलती कि तुम कुछ ज्यादा हो, तुमने मेरे बड़े भाई को मारा ही नहीं, लेकिन अब तुम मुझे फ्रेम करने की भी कोशिश कर रहे हो। और वुमन बोलता है, अरे यार, और ये सब कुछ सुनना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो वो कुंडलून वाला बंदा बोलता है, अगर ऐसी बात है तो आखिर जो तुम लोग बोल रहे हो कि ये जो गांव वाले लोग हैं वो तुम्हें फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं, और जरूर इसके पीछे का कोई कारण होगा नहीं। वुमन मन में सोचा कि वो मेरा यकीन नहीं करेगा अगर मैं उसको बता भी दूं, और वो लोग बस ऐसे फालतू के बहाने बनाएंगे। लेकिन अगर मुझे किसी भी कीमत पर कुंदलुन फैक्शन की मदद चाहिए तो मेरे पास में और कोई रास्ता नहीं सच बताने के सिवाय। और वुमन बोलता है, चलो तो मैं तुमको सच बताता हूँ। और अंत में वुमन ने जो पॉइजनस ब्लड स्नेक वगैरह सारी चीजें थी सब सच सच बता दी। और एक बंदा कहता, क्या, और हमारे गार्डियन देवता, और क्या तुमने सच में हमारे गार्डियन देवता को मार दिया? तो जो बीच वाला बंदा होता है कहता, अगर ऐसी बात है तो मैं सबसे पहले उधर जाकर कंफर्म करूंगा। और जैसे कहा कि जो ये पॉइजनस ब्लड हॉर्न स्नेक है वो सच में अगर एग्जिस्ट करता होगा और तुमने सच में इसको मार दिया तो ये इसकी बॉडी अभी भी वहीं पर पड़ी होगी नहीं? वुमन बोलता है कि हाँ, और मेरे पास में कोई कारण नहीं मना करने का, तो चलो तुरंत चलते हैं। और इसी के साथ में हम देखते हैं गुफा के बाहर एक जो बंदा था वो सोचता है कि सच में और ऐसी कोई चीज अंदर एग्जिस्ट करती है, और ये मर्डरस चीज ये बहुत ही ज्यादा जैसे जैसे हम जा रहे झाड़ी होती जा रही है, और ये सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा उन लोगों के लिए जिनका कल्टीवेशन कमजोर है। तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट और गांव वाले वो सभी लोग यहीं पर रुको। एक बंदा कहता, लेकिन फिर भी सीनियर ब्रदर, और अकेला अंदर जाना इस बुरे इंसान के साथ में? तो वो सीनियर ब्रदर बोलता है कि ओए, और क्या तुम्हें मेरे मार्शल आर्ट पर भरोसा नहीं है? दूसरा बंदा कहता, वो बात नहीं है। और एक वो बंदा कहता, तो चलो, और तुम्हें इस लड़की को यहाँ पर छोड़ना चाहिए तब तो। वुमन बोलता, हाँ बिल्कुल। और इसी के साथ में वो दोनों वहां से जाते हैं, और सीनियर ब्रदर बोलता, तो हमें जाना चाहिए नहीं? और वुमन आगे बोलता है, तो यही वो जगह है। और आगे वो बंदा बोलता, हाँ ये सच में वही पॉइजनस ब्लड हॉर्न स्नेक की लाश है। और वुमन बोलता है, बाय एनी चांस क्या तुम इसके नेडियान को ढूंढ रहे हो? तो बंदा कहता है कि हाँ, और ये देखते हुए कि वो यहाँ पर नहीं है तो जरूर तुमने इसको खा लिया होगा।
वुमन बोलता है तुम क्या करने वाले हो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मैंने उसको खा लिया तो वो बंदा कहता है तुम रूड बास्टर्ड और मुझे तुम्हारी आत्मा दे दो। और इसी के साथ में वो वुमन पर एक वार करता है और वुमन के कंधे पर चोट लग जाती है और वो बोलता है कायर बास्टर्ड। और किसने सोचा होगा कि कुनलुन बास्टर्ड वो मुझ पर सरप्राइज अटैक करेंगे। तो सामने वाला सीनियर उसके वो खून को चाटते बोलता है मुझे लगा था कि तुम किसी तरह के बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल बंदे होंगे कि तुमने पॉइजनस ब्लड स्नेक को मार दिया, लेकिन तुम बस लकी थे। हाँ, और किसने सोचा होगा कि तुम इतनी आसानी से हार जाओगे। और सही, और मुझे लगा था कि जो पॉइजनस ब्लड स्नेक की ताकत है वो तुम्हारे अंदर होगी, लेकिन तुम्हारा जो खून है वो एक एलिक्सर के जितना अभी मीठा लगा। और इसी के साथ आगे वो बोलता है लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ा समय की जरूरत होगी ना इसको पूरी तरह से ऑब्जर्व करने के लिए। तो अगर इतने लंबे समय तक मैंने जो मेहनत की है, लेकिन कितनी अच्छी बात है नहीं, और अब मैं बस तुम्हारा सारा खून पीकर ये सब कुछ ऑब्जर्व कर सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कि जो वो कुनलुन फैक्शन का बंदा होता है वो एकदम से वुमन की छाती में तलवार घुसा देता है और बाद में उसके खून को चाटते हुए बोलता है कि वाह, और जैसा कि मुझे लगा था, क्या ये पॉइजनस ब्लड स्नेक की ताकत है क्या? और तुम्हारा जो खून है वो एकदम एक एलेक्सर जितना मीठा लग रहा है। और तो तुमने जरूर वो पूरी तरह से अभी ऑब्जर्व करने के लिए उसका समय लगता है नहीं, और मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की थी इतने लंबे समय तक, लेकिन कितनी अच्छी बात है। और एक बार जब मैं तुम्हारा सारा खून पी जाऊंगा तो मैं अपने आप को वापस ताकतवर बना पाऊंगा। वुमन बोलता लंबे समय तक मेहनत मतलब? तो सामने वाला बंदा बोलता कि चलो, और तुम वैसे भी अब मरने ही वाले हो तो मैं तुम्हारे ये सारे सवालों का जवाब भी दे देता हूँ बस। और जो 23 साल पहले मैंने इस पॉइजनस ब्लड स्नेक को यहाँ पर खोजा था और मैं इसको तुरंत मारने ही वाला था और बाद में इसके नेडियन को ले लेने वाला था, लेकिन बाद में मैंने अपने माइंड को चेंज कर लिया और मुझे पता था कि इसका नेडियन वो और भी ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा अगर मैं इसको इंसानों की बलि चढ़ाऊं। और तो मैंने विलेज हेड को पैसे दिए और बाद में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। वुमन बोलता तो ये जो गार्डियन देवता की जो कहानी थी ये बस तुमने और विलेज हेड ने मिलकर ऐसे बनाई हुई थी? तो सामने वाला बंदा कहता कि हाँ, और ना ही एक बार पॉइजनस ब्लड स्नेक ने ना ही कभी विलेज को चोट पहुंचा, ना ही उसकी मदद की है, लेकिन आखिर तुम अचानक से कहीं से भी आ गए और इस पॉइजनस ब्लड स्नेक जिसको कि मैंने पिछले 23 साल से पाला है उसका ऐसे नेडियन खा गए। लेकिन चलो, ये इतना भी बेकार नहीं है, और अगर मैं ये नेडियन की एनर्जी तुम्हारे खून से ले लूंगा तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा और ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा अब्जॉर्ब करने के लिए। वुमन बोलता बहुत अच्छे, और लगता है कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को सुन लिया और तुम सभी लोगों ने भी ये सब सुन लिया, राइट? और सामने वाला बंदा कहता क्या, और आखिर तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो? और आगे वो बोलता नहीं, तुम्हारे जो चोट लगी थी, और ये मत बोलना कि तुमने किसी तरह के डेमोनिक आर्ट्स को मास्टर किया। वुमन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं हूँ जिसके बारे में कि तुम्हें अभी चिंता होनी चाहिए, समझे? और सामने वाला बंदा कहता क्या कहा तुमने? और तभी जो बाहर वाले लोग होते हैं उसके साथी वो आते और कहते कि सीनियर ब्रदर, और तुमने इतना बड़ा गुनाह किया और आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो वो बंदा कहता कि हाँ, आखिर तुम क्या बात कर रहे हो मेरे स्टूडेंट्स, और किस तरह का गुनाह? और उसके सिवाय मैंने तुम लोगों को बाहर इंतजार करने के लिए कहा था ना, तो तुम अंदर क्यों आ गए? और वो मन में सोचता है कि मैंने पक्का एक ची का बैरियर बनाया था ताकि यहाँ से बिल्कुल भी आवाज बाहर ना जाए। वो मन बोलता है ओह, और जो ची बैरियर तुमने बनाया था ना वो बहुत ही ज्यादा घटिया था, तो मैंने बस अपना हाथ लगाया तो वो टूट गया। सामने वाला बंदा कहता क्या, और तुमने मेरे ची बैरियर के साथ में ऐसा किया, और तुम घटिया बास्टर्ड। और जैसे ही वो वुमन पर हमला करने के लिए बढ़ता है तो वुमन अपने पाम से एक मारकर उसको दूर उड़ा देता है और वो बंदा दूर जाकर गिरता है। आगे वुमन बोलता है तो अब तुम लोगों को सच्चाई का पता चल गया, राइट? तो दूसरे वो लोग कहते हैं कि हाँ, हम सच में माफी चाहते हैं यंग मास्टर, हम बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है कुनलुन फैक्शन के स्टूडेंट होने के नाते भी और इस जैसे इंसान के कारण। और आगे बाहर की तरफ से आवाज आती, तुमने सच में बहुत बड़ा गुनाह किया है और तुमने इतने समय से हम सभी को बेवकूफ बना के रखा हुआ है। और तभी हम देखते हैं कि वुमन अपनी जगह से गायब होता है और वहां पर उन लोगों के बीच में आकर चिल्लाता है कि रुक जाओ, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम विलेज हेड को ऐसे मारोगे, ये बात सही है क्या? और इसी के साथ में सभी लोग अपने कान पकड़ लेते हैं और चिल्लाते, और विलेज हेड बोलता है कि थैंक यू वेरी मच, और किसने सोचा होगा कि आप मेरे जैसे इस घटिया इंसान पर एक ऐसी दया दिखाओगे? वुमन मन में सोचा कि मैंने इसको इसीलिए जिंदा छोड़ा क्योंकि मेरे पास में खुद के कुछ कारण थे, और अगर मेरे पास में वो कारण नहीं होते तो तुम भी मेरे हाथों से मारे जाते। और आगे वो मन में सोचता है कि इतनी ज्यादा खतरनाक किलिंग इंटेंट वाली चीज होना, और भले ये लोग मार्शल आर्टिस्ट नहीं है लेकिन इनके इन मतलबी दिलों के कारण, और ये सभी लोग डीमन से कुछ ज्यादा अलग नहीं है, और इस जगह पर मैं जितना ज्यादा इस गांव में रहूंगा उतने ही ज्यादा लोग मेरे हाथों से मारे जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि रात को कहीं और का सीन जहां पर कि मारा एक जगह पर बैठी होती है, और तभी जो दूसरा असेसन होता है वो आता है, बोलता है ग्रिम रिपर, और हम दूसरे जितने भी इलाके उन जगह पर भी ढूंढ रहे थे गेंशियो के अंदर, और जितने भी हमारे जासूसी ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी बोल दिया, लेकिन हमको एक भी चीज पता नहीं चली। मारा बोलते कि ठीक है, और वो आसमान को ही देख रही होती। सामने वाला बंदा मन में सोचा कि मैं ये वापस फील कर सकता हूँ, और ये बहुत ही ज्यादा दुख वाला चेहरा, और भले ही वो एक्सप्रेशन लेस लग रही हो। और वो बंदा कहता है चलो, और मैं बहुत ही ज्यादा दूर न्यूयॉर्क तक गया था इस चीज को लाने के लिए, और हमने ऑलरेडी बहुत सारे मर्डरस सेक्ट को यूनिफाई कर दिया, तो आपको भी अब आराम से ये पीनी चाहिए शराब, नहीं? और तभी हम देखते कि मारा कुछ नोटिस करती है और कहते आखिर ये कौन है, और वो असेसन बोलता है कि आखिर चल क्या रहा है। और तभी हम देखते हैं कि साइड में वो कोई आते हुए बोलता है कि हाँ, जैसी उम्मीद थी जिसको कि द ग्रिम रिपर बुलाया जाता है, नहीं? और किसने सोचा होगा कि तुम मेरी स्टेल्थ टेक्निक को तुरंत नोटिस कर लोगी। और वो बंदा कहता तुम द ब्लडी क्लाउड एम्परर हो,
और हम देखते हैं कि ब्लडी क्लाउड एम्परर वहां पर आता है और कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा मारा। और उसी के साथ में बहुत सारे मारा के जो बॉडीगार्ड्स होते हैं उन्होंने ब्लडी क्लाउड एम्परर को घेर लिया होता है। एम्परर बोलता है कि ओह, और ये क्या ग्रिम रिपर के गार्ड्स है क्या, और तुम सभी लोग थोड़े बहुत स्पेशल लग रहे हो। और मारा मन में सोचती कि ब्लडी क्लाउड एम्परर, और मैंने उसके बारे में वू मून से सुना हुआ है। और वुमन उसको फ्लैशबैक में बता रहा होता है कि जो ब्लडी क्लाउड एम्परर है वो बहुत ही ज्यादा घटिया और एक खतरनाक बास्टर्ड है, और अगर तुम बाई चांस कभी भी उससे मिलो तो तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। मारा बोलती कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और मैं तुम्हें मार डालूंगी अगर तुम कुछ फालतू की बात करोगे तो ब्लडी एम्परर बोलता है कि तुम मुझे मारोगे हाँ? और इसी के साथ में वो अपने हाथ में से एक वो पंखा निकालता और बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन जैसे छोटे मोटे बास्टर्ड्स के साथ में मुझे रोक सकती हो। और इसी के साथ में उसके पंखे से वो चारों तरफ हमला करता है, और जितने भी वहां पर वो लोग होते हैं उनको थोड़ी बहुत चोट लगने लगती है। और सामने वाला वो असिस्टेंट बोलता है ये बास्टर्ड। मारा बोलते कि मैं उससे लड़ूंगी। और इसी के साथ में मारा ब्लडी एम्परर के ऊपर की तरफ आती है और अपनी तलवार से एक हमला करती है, लेकिन ब्लडी एम्परर साइड में हो जाता है। इसी के साथ में मारा वापस उसकी तरफ बढ़ती है और ब्लडी एम्परर बोलता है कि लगता है कि सच में ग्रिम रिपर यहाँ पर आ चुका है यार, और तुम अपने नाम के लायक हो, झूठ नहीं बोलूंगा। और मारा वहां पर उस पर हमला किए जा रही होती है। ब्लडी एम्परर बोलता है लेकिन अभी मैं तुमसे यहाँ पर लड़ने की प्लानिंग करके नहीं आया हूँ। मारा बोलती तो आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो। ब्लडी एम्परर बोलता है कि असल में मुझे एक ऑर्डर मिला था तुम्हें मारने का, लेकिन अब मुझे और कुछ पता नहीं यार, और मैं बस अभी दूर से तुम्हें ऐसे देखने वाला हूँ। मारा बोलती कि आखिर तुम मुझे ऐसे देखकर क्या करोगे। ब्लडी एम्परर बोलता है कि तुम किसी ऐसे को रिसेंबल करती हो जिसको कि मैं जानता था। और मारा मन में सोचती कि ये बास्टर्ड ताकतवर है, और सबसे बेकार केस ये होगा कि मेरे जो लोग हैं उनको चोट पहुंच सकती है। और मारा बोलते कि चलो, और देखना चाहते हो तो भले जितना चाहो देखो, भले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्लडी एम्परर बोलता है कि ओह, और तुम सच में ये एक्सेप्ट करने में काफी ज्यादा तेज हो। मारा बोलती लेकिन अगर तुम मेरे साथियों के साथ में बिल्कुल भी कुछ करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो ब्लडी एम्परर हंसते हुए साइड में जाता और कहता कि हाँ ठीक है, तो बहुत अच्छा, और मैं तुम्हारे जितने भी साथी है उनसे पंगा नहीं लूंगा, ठीक है, और मैं बस यहाँ पर साइड से तुम्हें देखता रहूंगा, तो तुम ज्यादा अभी चिंता मत करो और मुझे इग्नोर करो। तो ऐसा जब वो बोलता है तो मारा वहां पर साइड में जाकर बैठ जाती है और नीचे देख रही होती है, और ब्लडी एम्परर उसको देखते हुए सोचता है कि द ग्रिम रिपर मारा। इसी के साथ में हम देखते हैं कि कहीं पर कोई बोल रहा था ये जो एंट्रेंस है यही कुंदलुन फैक्शन तक लीड करती है। तो वुमन बोलता वो ऐसी बात है। आगे एक बंदा बोलता है यंग मास्टर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। वुमन बोलता ओह, और इस इन एक्सपीरियंस वाले कम एक्सपीरियंस वाले बंदे का नाम संग वुमन है सर। सामने वाला बंदा कहता है क्या संग वुमन नामुमकिन, और संग वुमन द अनडिफिटेबल स्वॉर्ड मास्टर। और हमें बताया जाता द अनडिफिटेबल स्वॉर्ड मास्टर ये एक निकनेम था जो कि वुमन को मिला था, क्योंकि वो लगातार डार्क हॉर्स मार्शल सेक्ट और अलग अलग सारे सेक्ट से जीत रहा था, और यहाँ तक कि उसने कलर एम्परर को भी मार दिया था। सामने वाला बंदा कहता क्या तुम सच में संग वुमन हो द अनडिफिटेबल मास्टर, और मैंने तो सुना था कि तुम हेवनली डीमन के मकबरे में मारे गए थे ना, हेवनली डीमन कल्ट के हाथों से। वो मन में सोचता है कि मेरे पास में इन लोगों को अभी मूचन के बारे में समझाने का कोई टाइम वगैरह नहीं है, और ये बात तो है नहीं कि ये कोई सेकेंड और थर्ड जनरेशन के जो स्टूडेंट है कुंदलुन फैक्शन के, इनको इस चीज के बारे में ऑलरेडी अभी पता नहीं चलना चाहिए। और जहां तक बात रही मूचन के एग्जिस्टेंस के बारे में, और साथ ही में जो एस्ट्रोचर सेंस्टोम है वो मूचन का ही काम करने वाला है, और जो कुंदलुन फैक्शन के एल्डर है उन्हीं को इन प्लान का पता चलना चाहिए जो कि इनको हराने के लिए मैं बना रहा हूँ। और ये बेस्ट रहेगा कि मैं इन लोगों को जब तक कि वो लड़ाई का दिन आए मैं ये सारी चीजें ना बताऊं। वुमन बोलता है ये बात तो सच है कि मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाला था जब मैं हेवनली डीमन कल्ट के जाल में फंस गया था, लेकिन बाद में मेरे नाना जी के बलिदान के कारण मैं मौत से बच गया, और बाद में जब मेरे घाव ठीक हुए तो अब मैं यहाँ पर वापस आया हूँ। और इसी के साथ हमारा ये कि जो वुमन होता है वो बोल रहा होता है कि मैं ये बात सच है कि मैं ऑलमोस्ट जब हेवनली डीमन कल्ट के जाल में फंस गया था तो मरने ही वाला था, लेकिन मेरे नाना जी के बलिदान के कारण मैं जिंदा बच गया, और अभी अपने सारे घाव को ठीक करने के बाद मैं अपने यहाँ पर वापस आ चुका हूँ। तो सामने वाला बंदा कहता क्या, और वो घटिया हेवनली डीमन कल्ट के लोग कही के, और वो बास्टर्ड अभी पहले से भी ज्यादा इविल हो चुके हैं, और भूतकाल में तो वो लोग बस सारी चीजें ताकत से ही करने की कोशिश करते थे, लेकिन उन्होंने पहले कभी ऐसी ट्रिक्स वगैरह इस्तेमाल नहीं की थी। वुमन मन में सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारा ब्लेम हेवनली डीमन कल्ट पर डाल रहा हूँ, और इससे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही है, लेकिन ये सबसे बेस्ट रहेगा अभी के लिए इसी तरह से बोलना। और जहाँ तक बात रही कि भले उन लोगों ने जूनियर सिस्टर की रक्षा करने की कोशिश की या मारने की, लेकिन जो हेवनली डीमन कल्ट था वो इस चीज से रिलेटेड था जो भी चीजें मेरी सियोन के साथ में हुई थी, और इसी के साथ में वो कुछ सोच रहा होता है। सामने वाला बंदा कहता तो आखिर आप हमारे फैक्शन की तरफ क्यों आ रहे हो। वुमन बोलता है कि मैं वहां पर एक इंसान से मिलने जा रहा हूँ जिसने की बहुत लंबे समय पहले मेरी बहुत ज्यादा मदद की थी। सामने वाला बंदा मन में सोचता है कि हाँ सही कहा यार, और मैंने भी ये अफवाह तो सुनी थी कि एक अनडिफिटेबल स्वॉर्डमैन जो कि हमारे कुंदलुन फैक्शन के चलने वाली स्टेप वाली टेक्निक कर सकता है, तो ये बात सच थी। वुमन बोलता बाय द वे ऐसा लगता है कि तुम लोग यहाँ पर बिना कुछ सोचे यहाँ पर भागते हुए आगे थे हम लोग, और ये ज्यादा बेहतर रहेगा ना कि हम लोग थोड़ा सा एक बार के लिए ब्रेक ले ले। तो साइड वाला बंदा मन में सोचता जैसी उम्मीद थी, और उसको पता है कि हम लोग बस उसके साथ में चलने के लिए भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे, और वो बोलता है कि इतना ध्यान रखने के लिए शुक्रिया हमारा।
और आगे बोलता है चलो तो सभी लोग यहाँ पर आराम कर लो और हम लोग यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं। सभी लोग बोलते हैं यस समझ गए। और हम देखते हैं कि कहीं पर वुमन भाग रहा होता है और वो सोचता है कि ये बेस्ट रहेगा कि अगर मैं जितने भी ऊपर वाले एल्डर है उनसे पहले बात कर लूँ जब तक कि ये लोग यहाँ पर आराम कर रहे हैं। और साइड में जाते हुए वो देखता है कि यहाँ पर एक कुनलुन फैक्शन होता है और उसकी एक बिल्डिंग के वहां पर वुमन एकदम से चला जाता है। उस बिल्डिंग के अंदर जो कुनलुन फैक्शन का एक एल्डर होता है नाबैन नाम का, वो बोलता है किसने सोचा होगा कि तुम बिना किसी किलिंग इंटेंट के भी इतने सीक्रेटली मेरे कमरे में आ जाओगे, आखिर तुम हो कौन। वुमन बोलता है कि मैं माफी चाहता हूँ और मिलने के वो सारे प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं कर पाया और मेरा नाम संग वुमन है। तो वो बंदा कहता है एक मिनट संग वुमन, और तो तुम हेमली डीमन के मकबरे में मरे नहीं थे? और वो मन में सोचा हाँ, और दूसरा कोई भी यंग मास्टर नहीं होगा जिसके की ताकतवर मार्शल आर्ट होंगे इतने संग वुमन जितने, और कोई शक नहीं कि ये वही है। और आगे वो खड़ा होकर उसकी तरफ जाते हुए बोलता तो आखिर तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ। वुमन बोलता है कि अभी मेरे मुंह से एक भी झूठ नहीं निकलने वाला, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों का यकीन करोगे। और संग वुमन ने सारी चीजें बता दी जो कि इतने समय तक हुआ था, और मूचोन का एग्जिस्टेंस, और साथ ही में जो एस्ट्रोचस सैंडस्टॉर्म था वो मूचोन का एक साथी है ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही में उसने कुनलुन फैक्शन की मदद भी मांगी थी इस एस्ट्रोचस सैंडस्टॉर्म को खत्म करने के लिए। सामने वाला एंडलर बोलता है कि हाँ मूचोन, और किसने सोचा होगा कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन भी एग्जिस्ट करती होगी। वुमन बोलता है प्लीज मेरा यकीन कीजिए। तो सामने वाला बंदा बोलता है कि तुम्हारे पास में जरूर कोई कारण नहीं होगा मुझसे झूठ बोलने का और ऐसे ग्रुप का नाम बताने का जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये बात सच है कि ये थोड़ा मेरे लिए मानना मुश्किल है कि एक ग्रुप है जिसका कि मूचोन बुलाया जाता है, जिसके बारे में मैंने कभी देखा या सुना भी नहीं है। वुमन बोलता है कि ये भले मानना मुश्किल होगा लेकिन ये सब सच है, और अगर हम लोग एस्ट्रोसिस सैंडस्टॉर्म और मूचोन को ऐसे छोड़ देंगे तो भविष्य में बहुत ज्यादा हमारे साथ में बुरा हो सकता है। वो एल्डर बोलता है कि ऑफ कोर्स, और जो एस्ट्रोचर सैंडस्टॉर्म है वो बहुत ही ज्यादा मुसीबत वाला है, तो इसीलिए कोई कारण नहीं कि हम उनको खत्म करने के लिए मना करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के साथ में जो फोर्स ज्वाइन करने की बात है उसमें थोड़ा सा लंबा समय लग सकता है। वुमन मन में सोचता है कि इस जवाब की मुझे उम्मीद थी, और इसी के साथ में वो कोई चीज निकालता बोलता है तो मेरे पास में एक और रास्ता है, और इसी के साथ में वो बोलता है चलो, और मुझे ये सेज जिन वॉन म्योंग से मिला था पिछले समय, और ये द प्लेग ऑफ कुन है। और सामने वाला एल्डर वो देखते हुए चौंक जाता है, और हमें बताया जाता है कि कुनलुन फैक्शन में बस एक ही प्लेग ऑफ कुन एग्जिस्ट करता है, और ये जो सबसे बड़ा एल्डर होता है वो किसी ऐसे इंसान को ही देता है जिसको कि वो बहुत ही ज्यादा मानता हो, और कोई ऐसा जिसको कि कुनलुन फैक्शन के दोस्त के रूप में ट्रीट किया जा सके। जो एल्डर होता है वो ये देख रहा होता है, और कुनलुन फैक्शन का ये रूल है कि वो इस प्लेग ऑफ कुन के बदले में कोई भी एक एहसान पूरा करते, भले कोई भी एहसान हो। और वो एल्डर बोलता है कि ये इस प्लेग ऑफ कुन को देखते हुए तो कोई भी एहसान मैं तुम्हें मना करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। वुमन बोलता है उसके सिवाय एक और रास्ता है जिससे कि मैं तुम्हें मूचोन के एग्जिस्टेंस के बारे में बता सकता हूँ। वो एल्डर बोलता है कैसे। वुमन बोलता है कि जब यहाँ के लोगों को पता चलेगा कि मैं यहाँ पर कुनलुन फैक्शन में आ चुका हूँ तो मूचोन के जितने भी जासूस होंगे जिन्होंने कि तुम्हारे फैक्शन के अंदर घुसपैठ कर रखी है वो पक्का कुछ कबूतरों को भेजेंगे, और मैं उन बास्टार्ड को तब पकड़ लूंगा, और जब ऐसा होगा तो वो लोग कुछ अपने मुंह के अंदर रखी जहरीली थैलियों को खा जाएंगे और बाद में सुसाइड कर लेंगे, और ये मूचोन का एक तरीका है। सामने वाला एल्डर कहता ठीक है चलो, और अगर ये सारी चीजें वैसी ही होती जैसा तुम बोल रहे हो तो मैं इस बिना प्लेग ऑफ कुन के भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और आगे वुमन बोलता ठीक है तो थैंक यू, और मैं आपको बाद में ऑफिशियली मिलने आता हूँ। आगे हम देखते हैं कि वुमन वहां से वापस जाते हुए सोच रहा होता है कि किसने सोचा होगा कि प्लेग ऑफ कुन जिसको कि मैं इतने समय तक बचा के रख रहा था वो इतने इस समय में इतना काम आएगा नहीं। और आगे वो मन में सोचता है जिन वॉन म्योंग, और मैं उससे भी जल्दी मिलूंगा, और साथ ही में डू आ, और आखिर वो लोग कैसे होंगे। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि संग वुमन उसने बाकी का अपना पूरा समय मार्शल आर्ट सिखाने में बिताया था योयो को, और जो योयो थी वो ओरिजिनली इतनी अच्छी मार्शल आर्टिस्ट नहीं थी, और लेकिन बाद में वुमन ने टोटल बॉडी मॉडिफिकेशन का इस्तेमाल करके उसकी बॉडी को मार्शल आर्ट के लिए एकदम फिट कर दिया था। और जब योयो अभी जो वुमन से सीख रहे वो जो चीज पाम एम्परर से सियोन ने सीखी होती द लेजर फ्लाइंग स्वॉर्ड, और ये वुमन को ये डर था कि ये जो स्वॉर्ड स्टाइल है पूरी तरह से गायब हो जाएगी क्योंकि पाम एम्परर और सियोन दोनों मर चुके हैं। तो संग वुमन ने स्वॉर्ड आर्ट योयो को सिखाया, और अब इस लेजर फ्लाइंग स्वॉर्ड की बस एक ही सक्सेसर है और वो है योयो। और उसने उसने सोचा कि ये जरूर कोई नसीब की ही बात होगी क्योंकि योयो का कोरियन में मतलब भी लेजर ही होता है। और आगे हम देखते हैं तभी वहां पर कोई आता है और कहता है यंग मास्टर सॉन्ग, और सभी लोगों ने अपनी एनर्जी को रिकवर कर लिया तो हम लोग वापस जाने वाले, और क्या ये ठीक रहेगा। वुमन बोलता है कि हाँ यही करते हैं। आगे वो दूसरा बंदा कहता है जो कुनलुन फैक्शन का रोड है उसमें आगे बहुत ज्यादा पत्थर वगैरह आएंगे और खड्डे भी, तो इसलिए मैं रास्ते को लीड करता हूँ। वुमन बोलता ठीक है मैं समझ गया। और आगे हम देखते हैं कुनलुन फैक्शन जहाँ पर कि जो वो एल्डर था उसने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, मतलब कि जो अभी वुमन के साथ में आया उस बंदे ने, और बाद में सभी एल्डर्स को इकट्ठा करके उसने वो सारी चीजें बताई जो कि उस दूसरे कियोन नाम के बंदे ने की थी। और एक बंदा कहता क्या, और आखिर हमारे कुनलुन फैक्शन ऐसा कैसे बन गया, और आखिर क्यों ये सब कैसे कर सकता है, और आखिर ये यंग मैन कौन है। तो वुमन अपना नाम बताता है। वो लोग बोलते हैं एक मिनट, द अनडिफिटेबल स्वॉर्ड्समैन, और क्या तुम सच में अनडिफिटेबल स्वॉर्ड्समैन हो। और एक बंदा कहता है हाँ सही कहा, और ये जो यंग मैन है यहाँ पर खड़ा यही है द अनडिफिटेबल स्वॉर्डमैन जिसको कि ऐसा माना जाता है जो जेंगजाओ के अंदर मारा जा चुका था, और वो
उसने कियोन के वो सारे घटिया कामों को रोका था और इसलिए, और बाद में उसने ये भी पक्का किया कि हमें इस सब के बारे में पता चले। और जो एल्डर होते हैं उनमें से एक बोलता है आखिर नामुमकिन और आखिर हम आपका शुक्रिया कैसे अदा कर सकते हैं और थैंक यू यंग मास्टर सॉन्ग। वुमन बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और मैंने बस वही चीज की जो जरूरी थी। और वो एक एल्डर बोलता है कि कियोन और वो बास्टर्ड उसने हमारे कुनलुन फैक्शन का नाम खराब किया है और सबसे पहले हम एक मीटिंग रखेंगे और बाद में एक प्लान बनाएंगे, तो प्लीज एक पल के लिए रुकिए। वुमन बोलता है ठीक है। और वो मन में सोचता है इनमें से जितने भी ज्यादातर जो एल्डर है इनकी पर्सनालिटी उस कियोन से ज्यादा बेहतर है, तो ये अच्छी बात है नहीं। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि एल्डर्स ने तुरंत एक एल्डर की मीटिंग बनाई थी और ताकि उनको पता चले कि कियोन ने जितनी भी चीजें की है। और कुछ एल्डर जिनको कि कियोन एक अच्छा इंसान लगता था और उन्होंने थोड़े बहुत शक दिखाए, लेकिन जब विलेज चीफ जिसको कि संग वुमन खुद लेकर आया था उसने बिना झूठ बोले सारी चीजें बताई और ये भी कहा कि वो अपनी गलती के लिए माफी चाहता है। और अंत में सारे एल्डर्स के पास में और कोई रास्ता नहीं था लेकिन उसका यकीन करना ही पड़ा। और जो ये गुनाह था ये बहुत ही ज्यादा गहरा था, तो ऑब्वियस ये मीटिंग ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली और उसको सजा तय भी कर दी गई। और तभी जब एल्डर्स बाहर आते तो वो बोलते तो आखिर यंग मास्टर सॉन्ग कहाँ गए। दूसरा एल्डर बोलता है कि उसने कहा कि वो बाहर ही इंतजार कर रहे। और तभी हम देखते हैं कि वुमन बाहर कुछ लोगों को पीट कर वहां पर उनका बांध कर इंतजार कर रहा होता है, कहता है कि हाँ मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। और एक एल्डर बोलता है कि यंग मास्टर सॉन्ग आखिर ये, तो दूसरा एल्डर बोलता है यंग मास्टर सॉन्ग और आखिर आप यहाँ पर हमारे कुनलुन सेक्शन में कर क्या रहे हो। तो वो सबसे बड़ा एल्डर बोलता है कि रुक जाओ, और यंग मास्टर सॉन्ग क्या यही है वो लोग जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। वुमन बोलता है कि हाँ सही कहा और मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा थे ये लोग। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर सबसे बड़ा एल्डर होता है, वो बोलता है यंग मास्टर सॉन्ग क्या यही वो लोग है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। वुमन बोलता है कि हाँ सही कहा और यहाँ पर जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा लोग थे। वो एल्डर बोलता है कि जितने भी दूसरे एल्डर्स हो तुम उस कियोन योन के केस से निपटो, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं इन लोगों ने दुश्मन के साथ में घुसपैठ की है और इसीलिए मैं और यंग मास्टर संग वुमन हम साथ में मिलकर इनकी जांच पड़ताल करेंगे। दूसरा बंदा कहता आखिर इस सब का मतलब क्या और ये मत बोलना कि। और तभी हम देखते हैं कि कहीं पर वो एल्डर बोल रहा था कि ये वो जगह है जहाँ पर कि मेरी परमिशन के बिना कोई नहीं आ सकता है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं और हम शुरू कर सकते हैं। वुमन बोलता ठीक है, और मैंने इन लोगों के दांतों के अंदर से जहर को एडवांस में निकाल लिया तो वो यहाँ पर तुरंत ये आत्महत्या नहीं कर पाएंगे। और सामने वाला एल्डर बोलता है जूनियर ब्रदर्स, और आखिर तुम मूचोन के साथ में हाथ कैसे ही मिला सकते हो। तो सामने वाला उसका वो ब्रदर बोलता है कि मैं माफी चाहता हूँ सीनियर ब्रदर, और मैं जब से पैदा हुआ था तभी से मूचोन में बिलोंग करता था। तो वो एल्डर बोलता क्या, और आखिर तुम्हारा मतलब क्या जब से पैदा हुए थे। और इसी के साथ में वो सभी लोग बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते कि मूचोन अमर रहे, और इसी के साथ में अचानक से उनकी आंखें चमकने लगती है और धीरे धीरे उनके अंदर से खून निकलने लगता है। वो एल्डर बोलता क्या, और आखिर ये लोग कर क्या रहे। और वुमन बोलता शिट, और नामुमकिन क्या ये बास्टर्ड्स, और सभी लोग मर जाते। वुमन बोलता डैम इट, और उन्होंने एक और दूसरा आत्महत्या का तरीका भी बनाया था ऐसी चीजों में रिस्पॉन्ड करने के लिए। और किसने सोचा होगा कि वो लोग उनके बस दांतों के अंदर बस जहर ही नहीं रखते थे लेकिन अपने दिमाग के अंदर एक पैरासाइट वाला वेनम भी रखते थे। और एल्डर बोलता मूचोन ये लोग सच में काफी ज्यादा खतरनाक बास्टर्ड है यार। वुमन बोलता मुझे भी लगता तो है, और अगर मैं उनको अपना ये जहर खाने से भी रोक लेता और साथ ही में वो पैरासाइट वाले से भी रोक लेता तो ये लोग और कोई तीसरा तरीका एक्टिवेट कर लेते आत्महत्या का। और आगे वो एल्डर बोलता है कि इन सभी लोगों को मैं जेल में ले जाकर इनकी लाशों को एग्जामिन करता हूँ, तो यंग मास्टर सॉन्ग चले ये बेहतर रहेगा कि हम किसी और जगह पर चलते अभी बात करने के लिए। वुमन बोलता है कि हाँ ऐसा ही करते। और इसी के साथ में जब वो एल्डर और वुमन जा रहे होते, एल्डर बोलता है कि अब मुझे सारी चीजों पर यकीन है जो आपने कहा है और मैं आपको ज्यादा शुक्रिया भी नहीं बोल सकता। वुमन बोलता है कि ये सब कुछ तो बस मूचोन को खत्म करने के लिए ही था। और वो एल्डर कहता लेकिन फिर भी आखिर मैं आपका ये कर्ज कैसे अदा कर पाऊंगा। वुमन बोलता है कि मुझे ऑलरेडी उससे बहुत समय पहले एक एहसान मिला हुआ था। तो एल्डर बोलता है आखिर आपका मतलब क्या किससे। और तभी वो साइड में देखता है और वहां पर दो लोग आ रहे होते हैं और वो एल्डर बोलता है मास्टर। और सामने से हम देखते हैं कि जिन म्योंग और डू आते हैं और जिन म्योंग बोलता है वो तुम। और इन दोनों को देखते हुए वुमन मन में सोचता है कि इन दोनों को देखकर मुझे अनगिनत चीजें याद आ रही जो कि इतने लंबे समय से हुई है, और एक तरह से इन दोनों से मिलना यही तो सारी चीजों की मेरे लिए शुरुआत थी नहीं। और उससे पहले ये दोनों ही पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और खास करके। और वुमन बोलता है कि काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है नहीं, और एक एब्सोल्यूट मास्टर का जन्म हुआ है कुनलुन फैक्शन में, और भले ही दुनिया को अभी तक इसके बारे में पता नहीं चला है। और हमें बताया जाता है जिन वॉन म्योंग, और ये कुनलुन फैक्शन का एक रिटायर हुआ लीडर है, और भूतकाल में जब वो संग वुमन से मिला था तो उसको एक एनलाइटमेंट मिली थी, और साथ ही में उसको वो पेंटिंग वगैरह देखकर और भी ज्यादा अवेकनिंग मिली, और वो अपनी सारी दुनिया की इच्छा को छोड़ चुका था। और बाद में वो सीधा अपने फैक्शन में आया और बाद में अपना समय एल्केमी पढ़ने में बिताया जो कि वो हमेशा से इग्नोर करता था। और जैसे कि वो पहले से तब से कोई मार्शल आर्ट वगैरह उसके पास में था ही नहीं, और इसके सिवाय जो डू आ थी वो लड़की, उसके सिवा और किसी को नहीं पता था कि जो जिन म्योंग था वो एक एब्सोल्यूट लेवल तक जा चुका था। और वो जो एल्डर होता है वो बोलता क्या एब्सोल्यूट मास्टर, और क्या यंग मास्टर सॉन्ग जो बोले वो बात सच है। तो जिन म्योंग बोलता है कि हाँ वेल मेरा नसीब अच्छा था और तुम्हें इतना ज्यादा इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। तो वो एल्डर बोलता है क्या, और अभी हमारे कुनलुन फैक्शन में पिछले 300 सालों से कोई भी एब्सोल्यूट मास्टर नहीं है, और आखिर आपने मुझे इतनी अच्छी खबर पहले क्यों नहीं बताई, और मास्टर कॉन्ग्रेचुलेशन। तो सामने वाला उसका मास्टर बोलता है बेवकूफ बच्चे और चुप हो जाओ, और ऐसा तो है नहीं कि जो मेरा स्टेज है वो कल्टीवेट करके बढ़ाए
और आखिर तुम बार बार में बस मेरे थोड़े से मार्शल आर्ट बनने के लिए मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों कर रहे हो? तो सामने वाला एल्डर बोलता है ऑफ कोर्स, और मैं खुश नहीं होऊंगा क्या? और वुमन बोलता है काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है, नहीं लेडी चो। और सामने वाली वो लड़की भी बोलती है सेम टू यू यंग मास्टर सॉन्ग, और काफी ज्यादा लंबे समय हो चुका है और लगता है कि इस लंबे समय के दौरान आपने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की है और मुझे उससे जलन हो रही है। वुमन मन में सोचा कि जब हम लोग सबसे पहले पिछली बार मिले थे तो उसकी जो नजरें थी वो एकदम पानी जैसी क्लियर थी, और अब मैं उसकी नजरों में थोड़ी चालाकी देख सकता हूँ और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि आखिर वो सोच क्या रही। और आगे हम देखते हैं कि जो वो लड़की होती है वो मन में सोचती कि मैंने उसको पिछली बार भी तब देखा था, लेकिन तब से मेरे दिल में यंग मास्टर सॉन्ग के लिए अलग ही प्यार जगा था, लेकिन मैं वो उसकी स्माइल भूल ही नहीं सकती थी तब वाली। और ऑफकोर्स वो फीलिंग समय के साथ में गायब भी हो गई। और लेकिन आखिर क्या होगा कि अगर मेरी शादी हो जाए यंग मास्टर सॉन्ग से, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें होगी ना जो मैं ये रियलाइज कर सकती हूँ ये करके, और मैं अब छोटी बच्ची से बड़ी हो चुकी हूँ और यंग मास्टर सॉन्ग भी शायद एग्री कर ले। और मैं आधा तो मजाक कर रही हूँ लेकिन फिर भी दिल तेजी से धड़क रहा है। और क्या मुझे सच में ये पूछना चाहिए? और जेन्युइनली जो ये लड़की थी ये सारी चीजें सोच रही थी, और जो डुआ थी उसने अपना सिर हिलाया, और उसके दिल में अभी वुमन के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन साथ ही में वो अपने इस गलत चीज के बारे में भी जानती थी, और इसीलिए वो सोची आखिर मैं क्या ही सोच रही हूँ और मुझे अपने खुद के रास्ते पर ही चलना होगा। वुमन मन में सोचा कि डुआ, और ये सच में काफी ज्यादा ग्रो हो चुकी है। और वो लड़की मन में सोच रही थी कि मुझे इससे बाहर निकलना होगा अपने दिमाग को शांत करके। वुमन मन में सोचा आखिर क्या ही सोच रही है। आगे जिन म्योंग बोलता है कि आखिर तुम बच्चे कर क्या रहे हो, और मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे मजाकिया चेहरे, तो चलो और अब मुस्कुराना बंद करो और हमें फॉलो करो। तो वो लड़की कहती समझ गई ग्रैंडफादर, और वुमन भी बोलता है समझ गया। और आगे हम देखते कहीं पर कोई बोल रहा था कि मुझे उम्मीद तो थी कि तुम ये भविष्य में अचीव करोगे, लेकिन तुमने तो मेरी उम्मीदों को भी पार कर लिया, और लगता है कि तुम एब्सोल्यूट स्टेज से भी आगे निकल चुके हो। दूसरा बंदा कहता नामुमकिन, और क्या ये बात सच है यंग मास्टर सॉन्ग, और आप एक अनपैरेलल्ड मास्टर हो? वुमन बोलता है कि हाँ मैं अभी भी कम एक्सपीरियंस वाला हूँ, लेकिन ये बात सच है। और आगे जिन म्योंग बोलता है सही का, तो आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए थे? और वुमन वापस सारी चीजें बताने लगता है जो मूचन और उसके बीच में हुई थी। और जिन वॉन म्योंग उसने सारी चीजें जो वुमन ने बताई वो बिना हिचकिचाए सारी चीजें मान गया। और जिन म्योंग बोलता है कि मैं इस दुनिया के साथ में अपने सारे रिश्ते तोड़ने वाला था और माउंट कुनलुन में ही रहने वाला था, लेकिन लगता है कि ये मूचन के बास्टर्ड ये सब होने नहीं देंगे, राइट? और आगे वो बोलता है कि एल्डर, और आप उसकी मदद करने वाले हो, राइट? और अभी गवर्नमेंट के साथ में हाथ मिलाने में भी बिल्कुल हिचकिचाना मत। वो एल्डर कहता हाँ बिल्कुल मास्टर, और आखिर मैं सर सॉन्ग की ये मदद की गुहार के लिए मना कैसे कर सकता हूँ? और यहाँ तक कि वो प्लेक ऑफ कून भी हमें देने के लिए तैयार थे। वो लड़की बोलते कि तुम्हें इसकी वैल्यू पहले भूतकाल में पता नहीं थी, लेकिन लगता है कि अब तुम्हें थोड़ा बहुत इसका आइडिया पड़ चुका है, नहीं? वुमन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और मैं हमेशा बिना क्लू के तो नहीं रह सकता जिंदगी भर। और जिन म्योंग बोलता है कि तो आखिर आप एक्शन कब लेने वाले हो? तो वुमन बोलता है कि बेकार चीज है कि मैंने अभी कई बार अपने आप को पब्लिक में दिखा दिया, और मैंने अपने लिए थोड़ा बहुत समय तो ला लिया, क्योंकि मैंने अलग अलग वो जो चिट्ठी ले जाने वाले कबूतर वगैरह थे उनको रोक दिया, लेकिन ये बस एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। और अब मुझे वो मदद मिल चुकी है जो मुझे चाहिए थी, तो मैं अभी अगले कुछ दिनों में एक्शन का प्लान करने वाला हूँ। और वो दूसरा वो एल्डर कहता है मैं समझ गया, तो हम लोग भी सीक्रेटली अपने सारे भरोसेमंद लोगों को इकट्ठा कर देंगे, मेरी साइड से भी और मेरे सारे स्टूडेंट्स को भी। वुमन बोलता है ठीक है, लेकिन आपको ज्यादा डिटेल नहीं बतानी चाहिए, और एक बहुत ही ज्यादा कोई अच्छा सा बहाना ढूंढ लीजिएगा। वो एल्डर कहता कि बिल्कुल उसके बारे में चिंता मत करो। वुमन बोलता ठीक है चलो, तो अभी हम लोग तैयारी करते हैं और जब तक कि वो एक्शन वाला दिन ना आ जाए। और सभी लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है। और जो जिन म्योंग होता है वो मन में सोचता है कि संग वुमन से मिलने वाला जो इत्तेफाक था, और उस दिन से हम लोग आज के दिन तक पहुंचे, और क्या ये सारी चीजें होनी ही थी, और आखिर कब ये जो बहुत जिसको हम नसीब बुलाते हैं इसका खात्मा होगा। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि कहीं पर वुमन वहां पर उस लड़की योयो को ट्रेनिंग करवा रहा होता है, और बाद में वो उसको एक मारता और कहता है कि तुम अपने शोल्डर्स को कुछ ज्यादा ही बाहर ला रही हो और अपनी ब्रेथिंग को अच्छे से कंट्रोल करो, और उसको मार रहा होता है। और आगे वो बोलता है तुम्हारा जो पोस्चर है वो बस इसलिए नहीं हिलना चाहिए क्योंकि तुम थक चुके हो। और वो लड़की कहती हाँ सर, और वो मन में सोचती कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा बदल जाती है जब वो मुझे ट्रेन कर रहा हो, और ये बहुत ज्यादा डरावना यार। और इसी के साथ कि वुमन योयो को बोल रहा होता है कि तुमने सबकॉन्शियसली अपनी इनर ची वापस 2 बार इस्तेमाल कर ली आज भी, और तुम्हें इसी तरह से लड़ाई करने की आदत डालनी होगी कि तुम अपनी इनर एनर्जी का इस्तेमाल ना करो, समझी? योयो बोलती कि हाँ मुझे पता, और थैंक यू आज के लेसन के लिए। और भले ही योयो की जो अंदर की एनर्जी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि उसने ब्लड हॉर्न स्नेक की वो गोली को खाया था, लेकिन योयो ने कभी भी मार्शल आर्ट की पहले ट्रेनिंग नहीं की है, और इसीलिए उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक था कि वो हर बार अपनी इनर एनर्जी का इस्तेमाल करने की आदत ना डाल ले। और इसीलिए संग वुमन उसको बार बार इसी तरह की ट्रेनिंग करा रहा था, जहां पर कि उसको प्योरली अपनी बॉडी पर ही उससे लड़ाई करनी, ना कि इनर एनर्जी से। और जो यून होते हैं वो कुछ बोलती है, वुमन बोलता क्या, और आखिर लोग इतना ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग क्यों करते जब वो नेचुरली ऐसे ताकतवर हो सकते हैं? और क्या तुम मजाक कर रही हो क्या? और तुम इंसानों की तरह सेम नहीं हो। तो यून वापस कुछ बोलती है, और वुमन बोलता है कि जो एक टाइगर होता है वो एक टाइगर के रूप में ही पैदा होता है और मरते दम तक एक टाइगर ही रहता है, लेकिन इंसान अलग होते हैं, और इंसान जब पैदा होता है तो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, और इसीलिए हमें ट्रेनिंग करके बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है ताकतवर होने के लिए।
और इयोन वापस कुछ बोलती है। वुमन बोलता क्या मैं? और ऑफ कोर्स मैं भी शुरू में जब मैंने ट्रेनिंग करना शुरू किया था बहुत ज्यादा कमजोर था। तो इयोन वापस कुछ बोलती है। वुमन बोलता है कि अगर मैं बहुत ज्यादा ये मेहनत नहीं करता तो मैं अभी भी कमजोर ही होता। और अचानक से वो कुछ सोचता और सोचता है कि एक सेकंड रुको, और आखिर मैं इसके बारे में इतना पक्का कैसे कह सकता हूँ। और संग वुमन वो दूसरे लोगों से अलग था, और वो शुरू में तो उस पेंटिंग के अंदर ही पूरी तरह से खोया हुआ था, और साथ ही में तलवार तो उसको हद से ज्यादा पसंद थी, और वो हर एक चीज अपनी तलवार के साथ में ट्रेनिंग करने को एंजॉय करता था। और एक बॉडी जिसके अंदर की वो अलग ही दो तरह की चीज मिक्स होती है, और जिसके साथ में किसका जन्म हुआ था, नहीं नहीं, लेकिन ये कहना ज्यादा अच्छा रहेगा कि उसका जन्म एक बीमारी के साथ में हुआ था। और जो लोग वो वुमन के जैसी बॉडी के साथ में पैदा होते वो 20 साल की उम्र से पहले ही मारे जाते, क्योंकि उनके अंदर की नसें ऐसे फट जाती है। लेकिन जो लोग इस डिसीज के साथ में पैदा होते वो बहुत ज्यादा जीनियस पैदा होते हैं, और इसका मतलब कि वो इस दुनिया में किसी दूसरे से हद से ज्यादा स्मार्ट होते, और कोई भी मार्शल आर्ट इस तरह से ऐसे ही मास्टर नहीं कर सकता था जिस तरह से वुमन ने किया था। और वुमन ने भी ये फैक्ट अब रियलाइज किया, और ये बात तो पक्की थी कि जो योयो है उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत ज्यादा उसको मेहनत लगेगी और मुश्किलें भी होगी ये वुमन का बनाया हुआ मार्शल आर्ट सीखने में। और जो वुमन का मार्शल आर्ट था, वो जो सेलेस्टियल ड्राइंग थी, वो सारा समझना नॉर्मल इंसानी दिमाग तो ये सब समझ ही नहीं सकता है। और जो वुमन की समझदारी थी वो दूसरे लोगों से काफी ज्यादा थी उस बीमारी के कारण ही। और ऐसा इसलिए क्योंकि और इसी बीमारी के कारण वो उस पेंटिंग को अच्छे से समझ पाया और धीरे धीरे सारा मार्शल आर्ट सीख पाया। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संग वुमन वो एक जीनियस था, और उसकी जो इंजॉयमेंट थी साथ ही में तलवारबाजी को सीखते समय, और उसको एक इनक्रेडिबल मास्टर भी मिले थे उसके नाना जी, और साथ ही में उसका मार्शल आर्ट वो परफेक्टली उसको फिट करता था उसकी तेजी से ग्रो होने के लिए भी। और वुमन मन में सोचता कि अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा जो नसीब था वो 20 साल से पहले मरने का ही था, और मुझे कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि आखिर मैं कितना कर्जे में डूबा हुआ उन सभी लोगों की मदद के कारण। और आगे वो कहता चलो तो अब हमें वापस चलना चाहिए देर ही होने से पहले। योयो बोलते कि ठीक है। आगे हम एक डायरेक्ट कैपिटल ऑफिस देखते हैं, जहाँ पर कि वुमन जाते हुए बोलता है कि एक मिनट वो इंसान, और बाद में वो इयोन और योयो से बोलता है एक मिनट रुको और तुम दोनों यहीं पर मेरा इंतजार करना। और सामने एक इंसान होता है जो बोलता है तुम जरूर संग वुमन हो गए नहीं। और हमें बताया जाता है ये द मार्शल एम्परर होता है। वुमन मन में सोचता है कि ये जो एम्परर है मार्शल आर्ट का, मतलब कि द मार्शल एम्परर, जिसके बारे में मैंने बस अफवाहें ही सुनी है, और वो इस दुनिया के सबसे महान वॉरियर्स में से एक है, लेकिन साथ ही में वो एक ऐसा इंसान है जो कि उसका अलग अलग ऐसा नाम नहीं रखा गया जिसको कि कोई हथियार से रिप्रेजेंट करता है। और ऐसा कारण इसलिए क्योंकि वो सारे हथियारों में एकदम परफेक्ट है, और इसीलिए उसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता था जो भी वो हथियार हाथ में रखता था उसके कारण। और कुछ घंटे पहले का हम सीन देखते हैं जहां पर कि मार्शल एम्परर बोलता है कि एल्डर ली कैंग मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर जो वो मोनार्क मोक्योंग होती है वो उसके कानों में दर्द हो रहा होता है। ब्लेड एम्परर बोलता है कम ऑन यार। और आखिर जो यमराज है वो कर क्या रहा है, और आखिर तुम जैसे बेवकूफ इंसान को वो अभी तक लेकर क्यों नहीं गए, और तुम्हें इतना जोर से चिल्लाने की क्या ही जरूरत है। तो आगे वो मार्शल एम्परर बोलता है कि तुम यमराज की नंबर 1 प्रायोरिटी तो तुम होने चाहिए नहीं। और ये बहुत ही ज्यादा मजाकिया चीज है उस इंसान से सुनना जिसने की द सेलेस्टियल स्वॉर्ड जो कि एम्परर ने दी थी वो भी तोड़ डाली। ब्लेड एम्परर कहता है तुम बास्टर्ड, और क्या तुम लड़ना चाहते हो? मार्शल एम्परर कहता है कि हाँ, और वो हंसने लगता है कहता है कि मैं किसी ऐसे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ जो कि एक छोटे से बच्चे से बेवकूफ बन गया था। ब्लेड एम्परर कहता है कि ओ ऐसी बात है, तो क्या तुम ये कॉन्फिडेंट हो कि तुम वो मुन से जीत सकते हो? मार्शल एम्परर कहता है कि हाँ बिल्कुल। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं पाम एम्परर के उस पोते से हार जाऊंगा? तो ब्लेड एम्परर कहता है ठीक है तो चलो, और वो अभी अपने कुंदन फैक्शन के रास्ते में ही है तो तुम क्यों ना जाकर उससे लड़ो। और मार्शल एम्परर कहता ठीक है चलो तुम देखते रह जाओगे। और वो मन में सोच रहा होता है अभी कि तो ये है संग वुमन और पाम एम्परर का पोता, और वेल उसका जो ओरा है वो थोड़ा सा सीरियस है, और पाम एम्परर की तरह बिल्कुल नहीं है। पाम एम्परर कभी सीरियस हुआ ही नहीं था। और आगे हम देखते हैं कि वो बोलता संग वुमन वर्सेस द मार्शल एम्परर, और प्रिंसेस मोक्योंग बोल रही होती कि आखिर तुम्हें क्या लगता कौन जीतेगा? तो हारिन बोलती कि जो लॉर्ड जंग ये मून है, और साथ ही में जो ये मार्शल एम्परर है वो दोनों ही मुझसे ज्यादा स्किल वाले हैं, और उन दोनों की ही स्किल्स, लेकिन कुछ भी हो लेकिन संग वुमन वो पक्का जीतेगा। प्रिंसेस मोक्योंग बोलती कि क्या तुम पक्का बोल सकते हो? और जो मोनार्क मोक्योंग होती है वो ये पक्का कह सकती है कि जो ली कैंग है वो पक्का जीतेगा, जो मार्शल एम्परर है मतलब। क्योंकि अगर ये ब्लेड एम्परर होता तो वो थोड़ा अलग बोल सकती थी, लेकिन उसके लिए जो ये मार्शल एम्परर था वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट था। और वुमन बोलता है कि ये मार्शल एम्परर से मिलना तो मेरे लिए गर्व की बात है, और साथ ही में एम्परर की आप एक तलवार हो। मार्शल एम्परर बोलता है कि हाँ मैंने भी तुम्हारे बारे में तुम्हारे उस दादाजी से सुना है, मतलब कि नाना जी से, और मैंने सुना है कि तुम एक अनपैरेलल्ड मास्टर बन चुके हो। और वुमन ऐसे हाँ बोलता है। तो सामने वाला जो मार्शल एम्परर होता है वो एकदम से एक भी पल गवाए बिना वुमन की तरफ बढ़ता है और कहता है कि चलो, और ये चीज मैं खुद से पता कर लूंगा। और वुमन भी अपनी तलवार निकालता बोलता है कि जैसी आपकी इच्छा सर। और वुमन की तलवार और मार्शल एम्परर का भाला टकराता है,
मार्शल एम्परर का भाला थोड़ा कांप रहा होता है और मन में सोचा इस बंदा, इसका ऑरा थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन ये उसके टाइटल के हिसाब से इतना भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। और वो अपने भाले से और वार करता है। वुमन उस सभी वार को डॉज करते हुए अपनी तलवार से मार्शल एम्परर का भाला ही दूर फेंक देता है। मार्शल एम्परर बोलता है तुम काफी ज्यादा अच्छे हो और इतनी ज्यादा एकदम स्मूथ और स्विफ्ट मूवमेंट्स। हाँ, लेकिन अब समय आ चुका कि मैं भी इस चीज को सीरियसली लूं। और इसी के साथ में वो पीछे से दो कुल्हाड़ियां निकाल लेता है और वुमन के सामने लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। वुमन मन में सोचता है कि उसके मूवमेंट्स चेंज हो चुके हैं और वो पहले से ज्यादा तेज और ताकतवर हो चुका है। तो ये है मार्शल एम्परर की ताकत। है और सामने वाला मार्शल एम्परर मन में सोचता है ये बच्चा और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ में इधर उधर खेलने की है। और ये अपनी तलवार इस तरह से चला रहा है और ऐसे दिख रहा है जैसे कि वो बोर हो गया हो। और आगे वो कहता ठीक है चलो, और मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर मार्शल एम्परर का मार्शल आर्ट कितना ताकतवर है, और अब ये खाओ। और इसी के साथ में जब वो एक कुल्हाड़ी से वार करता है तो वुमन मन में सोचता है कि अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है और मुझे जल्दी खत्म करना चाहिए ताकि उसकी भी थोड़ी इज्जत बनी रहे। और इसी के साथ में वुमन अपनी तलवार निकालता है और एक तलवार से उसकी दोनों ही कुल्हाड़ियां उड़ा देता है। मार्शल एम्परर मन में सोचता है कि मैं अभी इस वक्त उसकी मूवमेंट्स देख नहीं पाया और ये सच में असली है यार। और हम देखते हैं एक फ्लैशबैक जहां पर कि पाम एम्परर बोल रहा था कम ऑन, और क्या बस तुम्हारे पास में एक छोटा सा चाकू ही तो बचा है। मार्शल एम्परर बोलता शट अप, और एक चाकू काफी है तुम्हारे गले को काटने के लिए। पाम एम्परर बोलता कि हाँ, और तुम इतने सारे अपने हथियारों के साथ में जो चीज नहीं कर पाए वो इससे कैसे करोगे, और हार मान लो और जरा मेरे हाथ को देखो। और जब तुम इतने सारे हथियारों से निपट रहे थे, लड़ रहे थे, तो मुझे बस अपने हाथ के पाम की ही जरूरत पड़ी। मार्शल एम्परर बोलता है मैंने कहा शट अप, और तुम बंदर जैसे बास्टर्ड, तुम्हें पता नहीं एक हथियार की असली कीमत। पाम एम्परर बोलता है कि एक हथियार तो बस एक लोहे का टुकड़ा है, जो एक इंसान की असली ताकत होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि हथियार। और इसी के साथ में वो दोनों के ही पाम और हथियार टकराते। और मार्शल एम्परर अभी मन में सोच रहा था कि वो चीज जो मैं तब खत्म नहीं कर पाया था मैं आज खत्म करूंगा। और आगे वो बोलता है ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और वो अपना चाकू निकालता है और वुमन की तरफ बढ़ता है। वुमन मन में सोचता है जैसे मुझे उम्मीद थी और वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। और वेल अगर ऐसी ही बात है तो वो अपने नाना जी पाम एम्परर की ही तरह एक पाम का हमला करता है। और इसी के साथ हमारा जब वुमन अपने नाना जी की तरह पाम का इस्तेमाल कर कर मार्शल एम्परर पर एक हमला करता है, तो मार्शल एम्परर पर वो हमला खतरनाक होता है और उसका जो चाकू होता है उसके हाथ में वो टूट जाता है। और वो बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है। और वो मन में सोचता है कि उसने उसने मुझे बिल्कुल छुआ ही नहीं। और वुमन बोलता है कि मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने आपके कीमती हथियार को तोड़ दिया। और ये मार्शल एम्परर मन में सोचता है कि उसने साबित कर दिया बिना मेरी डिसरिस्पेक्ट किए, और उसके नाना जी की तरह वो बिल्कुल नहीं था। और ये उसके उस घटिया पाम एम्परर नाना जी से तो 10 गुना ज्यादा बेहतर है यार। और आगे वो बोलता है डैम इट, और मैं अपनी हार मानता हूँ और मैं तुम्हारी स्किल्स को भी मानता हूँ। वुमन बोलता है कि मैं इस बार इसीलिए जीत पाया क्योंकि भगवान ने मुझ पर नसीब भेजा था यार। और मार्शल एम्परर बोलता है कि मुझे तुम्हारी ये दया की जरूरत नहीं, समझे, और मुझे लगा था कि तुम्हारी जो नई जनरेशन है उसके लोग मुझे पीछे नहीं छोड़ सकते यार, मुझसे आगे नहीं निकल पाएंगे। लेकिन और इसी के साथ में हम देखते हैं कि पीछे वो प्रिंसेस मोक्योंग और साथ ही में हारिन होती है। और मोक्योंग मन में सोचती है कि वो मार्शल आर्ट एम्परर से भी आसानी से जीत गया, और ये नौजवान इंसान ये एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जो कि और कोई नहीं लेकिन वही चल सकता है। और वुमन बोलता है कि चलो, और हमें फ्रोजन पैलेस और साथ ही में कुनलुन फैक्शन उन दोनों से अप्रूव मिल चुका है और जो तैयारियां वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। और जो मोक्योंग होती है बोलते ये तो अच्छी बात है और हम लोग फाइनली उन एस्ट्रोचेस सैंडस्टॉर्म के बास्टार्ड्स को यहाँ से भगा सकते हैं। और क्या तुमने हमले के लिए कोई तारीख को सेट किया है? वुमन बोलता है कि आज से 2 दिन बाद में, और मेरा मानना यह है कि ये सबसे बेस्ट दिन रहेगा इस प्लान को पूरा करने के लिए। तो मोक्योंग बोलते ठीक है चलो, तो हम लोग भी तब तक अपनी पूरी तैयारियां कर लेंगे। वुमन बोलता ठीक है। और जैसे ही वुमन यहाँ पर डायरेक्ट कैपिटल ऑफिस में आया तो उसने 3 ऐसे कबूतरों को उड़ा के भेजा, और एक था फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थन सी, दूसरा है कुनलुन फैक्शन, और तीसरा है उसका आयरन ब्लेड हाउस। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और कहीं पर जहाँ पर मारा होती है दूसरा असिस्टेंट मन में सोचता है कि ये ब्लडी क्लाउड एम्परर, इससे मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार, और उसकी हिम्मत कैसे हुई दिन और रात हम पर ऐसे जासूसी करने की। और ब्लडी क्लाउड एम्परर मारा को देखते हुए सोच रहा होता है कि मारा और वो असिस्टेंट फैक्शन जितने भी है उन सब की मालकिन बन चुकी है। और जैसा कि उसने कहा है कि वो ही असिस्टेंट फैक्शन है और असिस्टेंट फैक्शन ही मारा है, और जो जितने भी अलग अलग कातिलों के ये ग्रुप्स थे वो सारे एक नाम के अंदर इकट्ठा हो चुके हैं और अब उनको बस मर्डरर सेक्ट कहा जाता है। और उन्होंने अपने सारे पुराने नाम छोड़ दिए। और तभी एक बंदा आता और कहता माय लॉर्ड, और मैंने एक लोकेशन का पता कर लिया उस जगह का जहाँ पर कि आप उस इंसान को ढूंढ रही थी। और मारा बोलती कि ठीक है चलो हम लोग अब बाहर जाएंगे। दूसरा असेसन बोलता चलिए, और हम भी अपने एस्कॉर्ट्स को साथ में लेकर आते। मारा बोलते ठीक है और तुम यहीं पर रुको। और दूसरा वो असिस्टेंट बोलता ठीक है सर, और मैं पक्का करूंगा कि मैं अगर कुछ भी गलत हो जाए तो तुरंत आपको कांटेक्ट करूंगा। और मारा मन में सोचता कि जो ब्लडी क्लाउड एम्परर है वो पक्का हेवनली आर्ट सेक्ट का ही एक पपेट है, मतलब कि मूचोन का। और अगर वो साथ में आएगा तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि आखिर वो मुन को क्या हो सकता है, और ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि मैं अभी उसको मार डालूं। और तभी ब्लडी एम्परर बोलता है कि मारा, और क्या तुम्हें आसमान में ये चांद दिख रहा है? और मारा कुछ समझ नहीं पाती है। और ब्लडी क्लाउड एम्परर बोलता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी जो बहन थी वो हमेशा जब भी ये चांद को देखती थी तो वो रोने लगती थी,
और उसने कहा था कि वो चांद कितना अकेला लग रहा है, नहीं, और वो इतना पतला सा और छोटा सा, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी भी पल उसके दो टुकड़े हो सकते हैं। माला बोलते कि एक बहन, ब्लडी एम्परर बोलता कि मेरी जो बहन है वो अभी उस मूचोन के उस सेक्ट के अंदर फंसी हुई है, और जब तक कि मेरी बहन उनके हाथों में तो मैं उनके ऑर्डर को मना नहीं कर सकता। मारा बोलते कि तो क्या तुम मुझसे सिंपैथी चाहते हो, और या फिर तुम चाहते हो कि हमें जाकर उसको बचा लूं। तो ब्लडी क्लाउड एम्परर बोलता है कि हाँ, और तुम काफी ज्यादा कोल्ड हो यार, और तुम्हारा दिल कुछ ज्यादा ही बुरा नहीं है, और शांत हो जाओ, मैं उन दोनों में से कोई चीज नहीं चाहता हूँ। और चलो अभी के लिए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और मैं अभी के लिए तो पीछे बैठकर ये सब कुछ देखूंगा सूंगा और इसी के साथ में हम डायरेक्ट कैपिटल ऑफिसर्स के वहाँ का सीन देखते हैं, जहाँ पर के प्रिंसेस मोक्योंग बोलते कि चलो ये दिन फाइनली आ ही गया, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग आएंगे। और वुमन मन में सोचा कि वो लोग आ रहे, और सबसे पहले तो बेस्ट इलाइट जो कि नॉर्थ से आए हैं, और मार्शल एम्परर ली गैंग के डायरेक्ट यूनिट, और जो कि ब्लैक हॉर्स है आयरन ब्लड रेजिमेंट के, वो भी आ चुके हैं। और इसके बाद में कोई बोलता है कि ग्रेट जनरल के ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम मोनार्क मोक्योंग की मदद करने के लिए आए हैं, और प्लीज हमें एक्सेप्ट कीजिए। और इसी के साथ में वो लोग चीजें बोलते हैं, और मार्शल एम्परर बोलता है कि मुझे खुशी है कि तुम लोग आ चुके हो। और इसी के साथ में टोटल 1000 लोग हैं इस ब्लैक हॉर्स आयरन ब्लड रेजिमेंट में, और कुछ 300 लोग होंगे जिनको कि इलाइट्स में से सिलेक्ट किया गया था। मोक्योंग बोलते थैंक यू वेरी मच यहाँ पर आने के लिए, मेरी मदद करने के लिए। और बाद में हमें पता जाता कि जो सबसे बेस्ट फीमेल इलाइट रॉयल बॉडीगार्ड्स होती है इंपीरियल फैमिली की यून हारिन की, वो यहाँ पर आई होती है फ्लाइंग स्वॉर्ड लीड्स। और वुमन मन में सोचता है कि ये ब्लैक हॉर्स से कंपेयर किए जा सकते हैं, और साथ ही में ये नंबर इनके उससे भी ज्यादा बेहतर है यार। और आगे वो साइड में देखता तो और कुछ लोग आते, और ब्लेड एम्परर बोलता क्या तुम लोग, और तभी कोई बोलता कि हम द 100 इलाइट ऑफ द यूनिफॉर्म गार्ड से आ चुके हैं, और हम लोग यहाँ पर हमारे पहले जनरेशन वाले मोनार्क मोक्योंग की वफादारी के लिए आए, और सैल्यूट। और मोक्योंग बोलते कि यहाँ तक कि यूनिफॉर्म गार्ड्स भी आ चुके हैं, और जो कि कभी किसी की मदद नहीं करते थे, और मैं सच में शुक्रगुजार हूँ। और बहुत सारे अलग अलग जितने भी लोग थे उनको इकट्ठा करने के लिए डायरेक्ट कैपिटल से मोनार्क मोक्योंग ने अलग अलग दिशाओं में अपने लेटर्स भेजे थे, और उनमें से एक इन यूनिफॉर्म गार्ड को भी भेजा गया था। और ये एक ऐसा एक्शन था जिसमें कि ब्लेड एम्परर को माइंड में रखा गया था, और इसीलिए क्योंकि वो था जो कि पहले वाली जनरेशन का था, ना कि अभी का, और इसीलिए वो लोग कुछ कह नहीं सकते थे कि ये जो सिपाही है इनकी मदद करेंगे कि नहीं। और ब्लेड एम्परर कहता तुम बास्टर्ड, और अगर तुम लोग यहाँ पर हो तो आखिर इंपीरियल पैलेस की रक्षा कौन करेगा। तो दूसरे लोग कहते कि वेल हमारे पास में दूसरे लोग भी तो है नहीं, और ये किसी तरह से काम कर गया। ब्लेड एम्परर बोलता ये कोई ऐसी चीज है जो कि तुम्हारे जैसा एक गार्ड बोलना चाहिए हम। और आगे बोलता लेकिन फिर भी तुम लोग यहाँ पर आ गए अंत में, और थैंक यू। और वो मन में रो रहा होता है खुशी से, और वो मन सोचता है कि चलो, और जो सपोर्टिंग फोर्स है वो कोई नॉर्मल लोग नहीं है, और जितने सोचा था उससे ज्यादा लोग आए हैं। और ठीक से देखा जाए तो ये फीमेल फोर्स है, इनका सबसे मार्शल आर्ट सबसे बेटर है, लेकिन क्योंकि वो नंबर्स में थोड़े कम है, तो ब्लैक हॉर्स आयरन ब्लड वो नंबर्स में ज्यादा है उनसे आगे। और देखा जाए तो जो ये यूनिफॉर्म वाले गार्ड्स है ये सबसे ज्यादा ताकतवर कहे जा सकते हैं, क्योंकि इनके नंबर्स ज्यादा है, और इनके जो मार्शल आर्ट है थोड़ा कमजोर है, लेकिन नंबर्स में तो वो जीत ही सकते हैं। और वुमन बोलते चलो अब समय आ चुका और अब हम शुरू करते हैं। मोक्योंग बोलते मैं समझ गई, और मैं ये सब कुछ तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रही हूँ, और हम लोग अब आगे चलते हैं। और वुमन बोलता ठीक है तो चलो, और इसी के साथ में वहां से गायब हो जाता है। और दूसरे लोग कहते क्या, और क्या मैं ही हूँ जिसने वो देखा नहीं क्या। दूसरा बंदा भी कहता वो वापस इतनी जल्दी गायब हो गया। और हारिन बोलती बाय एनी चांस क्या तुम दोनों ने इसको देखा। तो ब्लेड एम्परर कहता अरे नहीं, और मैं पक्का करना चाहता था कि इस बार मैं वो देखूं, लेकिन मैंने भी नहीं देखा। मार्शल एम्परर भी बोलता क्या पाम एम्परर का जो पोता है उसने ऐसा मार्शल आर्ट सीखा क्या जब वो पैदा भी नहीं हुआ था तब से, और इसका कोई सेंस नहीं बनता, और आखिर क्या ये क्या चीज है यार। ब्लेड एम्परर मन में सोचा कि पाम एम्परर तुम बास्टर्ड, और किसने सोचा होगा कि तुम इतने ज्यादा खतरनाक और गर्वशाली पौधे को पीछे छोड़कर जा रहे हो। और आखिर कितना अच्छा रहता कि अगर तुम भी यहाँ पर होते। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर तुम यहाँ पर होते और देख सकते कि तुम्हारा जो पौधा है वो कितना ज्यादा निर्भर रह सकता है मुझ पर। और जैसे संग वुमन तैयारी कर रहा था, तो बाहर की जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज्यादा अजीब सी चल रही थी। जो हेमली डीमन कल्ट था उसने अलग अलग बहुत ही ज्यादा जो मूचोन के और डार्क हॉर्स मार्शल सेक्ट के बंदे थे उनके सारे सेक्ट पर हमला करके डिस्ट्रॉय कर रहे थे, लेकिन डायरेक्टली उन पर हमला करने की जगह मूचोन ने एक अलग ही स्कीम तैयार की, और वो लोग अलग अलग अफवाहें फैलाने लगे कि जो डार्क हॉर्स मार्शल सेक्ट है उसके ऊपर हेवनली डीमन कल्ट हमला किया जा रहा है। और जबकि संग वुमन को इस चीज में लाते हुए और जस्टिस कोलाजन को किसी चीज को याद दिलाते हुए, और उन लोगों ने यह भी कहा कि पाम एम्परर और बाकी संग वुमन को मारने वाले भी हेवनली डीमन कल्ट के ही लोग थे अफवाहों के अनुसार। और इसीलिए बहुत सारे लोग थे जो कि इस हेवनली डीमन कल्ट से लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे, और वो बार बार जस्टिस कोलाजन के साथ में जा रहे थे उन पर हमला करने के लिए। लेकिन सियोन जो कि हेवनली डीमन कल्ट की अभी की लीडर थी, वो ऐसे फालतू की लड़ाइयों को अवॉइड करना चाहती थी, और इसलिए उसने अपने साथियों को भी मूचोन के एग्जिस्टेंस के बारे में बता दिया था। और इसी के साथ हमारा कि जब बहुत सारे लोग ये मूचोन की अफवाहों को सुनकर डीमन कल्ट से लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे जस्टिस कोलाजन के साथ में, तो जो सियोन थी वो हेवनली डीमन कल्ट की अभी की लीडर थी, और वो चाहती थी कि ये हेवनली डीमन कल्ट फालतू की लड़ाइयों में ना पड़े, और इसीलिए उसने अपने साथियों को भी मूचोन के एग्जिस्टेंस के बारे में बताया।
और इसीलिए उन्होंने भी मूचोन के बारे में अफवाहें फैलाना शुरू किया और एक डार्क ऑर्गेनाइजेशन जो कि असल में वो थी जिसने कि पाम एम्परर को मारा था और संग वुमन को भी, लेकिन लोग इस पर बिल्कुल यकीन ही नहीं कर रहे थे और ये बोलते हुए कि ये सारी अफवाहें किसी काम की नहीं और ऐसा मूचोन जैसी चीज तो है ही नहीं। और हम देखते हैं कि सियोन एक जगह पर बैठे हुए मन में सोच रही होती कि जैसा मुझे लगा था, और लोगों को मूचोन के एग्जिस्टेंस के बारे में बताना इतना भी आसान नहीं है। और अभी बहुत सारे लेटर्स वगैरह आ रहे जस्टिस कोलाजन और डार्क हॉर्स मार्शल सेक्ट के, जो कि एक दूसरे से बात किए जा रहे, और वो लोग जरूर यही बात कर रहे होंगे कि वो हेवनली डीमन कल्ट से निपट ले और साथ ही में जो काले पंखों वाली चुड़ैल है उससे। और देखने से ऐसा लग रहा था कि ये नए पॉलिटिशियल अफेयर के जन्म की शुरुआत थी। और ये जो पिछली बार भी ऐसा हुआ था भूतकाल में, जब बहुत बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे जो अलग अलग जितने भी ये लोग होते थे अलग अलग सेक्ट वाले, वो आपस की लड़ाई को भूल जाते थे और एक हो जाते थे हेवनली डीमन कल्ट से लड़ने के लिए। लेकिन मूचोन से जो बदला लेना है वही कारण है जिसके लिए सियोन लड़ रही है। और सियोन मन में सोचती कि इसीलिए मैं जस्टिस कोलाजन और दूसरे लोगों से लड़कर उसको बिल्कुल मारना नहीं चाहती। और खास करके और अगर हम लोग जस्टिस कोलाजन से लड़ेंगे तो हमें आयरन ब्लेड हाउस से भी लड़ना पड़ेगा। और जब वो ये सब बैठते हुए सोच रही होती है तो बाहर से आवाज आती है कि जो एल्डर्स है वो आपसे मिलने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आखिर हमें क्या करना चाहिए। तो सियोन बोलती है कि उनको अंदर आने दो। और एल्डर्स वहां पर आते हुए कहते ग्रीटिंग्स। सियोन बोलती है कि आखिर तुम्हें इतनी ज्यादा किस चीज से तकलीफ हो रही है। तो एक एल्डर बोलता है कि अभी तक हमारे पास में हमारे डेमोनिक कल्ट लीडर के बाद में कोई दूसरा वंशज नहीं है, सक्सेसर नहीं है, और इसीलिए हमारे जो कल्ट मेंबर्स हैं उनको बहुत ज्यादा चिंता हो रही है और हमें किसी भी कीमत पर हेवनली डीमन की जो शादी है उसको करना होगा और आपको एक सक्सेसर को जन्म देना ही होगा। तो सियोन बोलते कि ये वापस यही बात, और क्या तुम सभी लोग मरना चाहते हो। और वो अपने ची का इस्तेमाल कर उन सभी लोगों का गला पकड़ लेती है। एक एल्डर कहता है कि जो हेवनली डीमन है उसको एक सक्सेसर को पैदा करना ही होगा। सियोन बोलते तुम, और दूसरा एक एल्डर बोलता है कि हम लोग इस तरह से पीछे नहीं हट सकते भले हमें मरना ही क्यों ना पड़े। और दूसरा एल्डर बोलता है कि हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है कि हमारा हेवनली डीमन कल्ट कितना ज्यादा बेकार हो चुका था और कितने दयनीय स्थिति में आ चुका था जब पिछली बार हेवनली डीमन मर चुके थे। और जब फीस्ट लॉर्ड हेवनली डीमन मरे वो भी बिना किसी सक्सेसर को जन्म दिए। और हमें पता जाता है कि जितने भी ये हेवनली डीमन कल्ट के जितने भी एल्डर वगैरह थे इनको ऑफकोर्स पता था कि सियोन किस तरह की इंसान थी इस हेवनली डीमन कल्ट बनने से पहले। और अभी उन लोगों को यह भी पता है कि संग वुमन ही एक कारण है जिसके लिए कि वो मूचोन से बदला लेना चाहती है। और इसीलिए जो एल्डर्स थे वो ऑलरेडी मरने के लिए भी तैयार थे जब उन लोगों ने सीधे सीधे शादी की बात सियोन के सामने रख ली। और सियोन मन में सोचती कि वो लोग सच में मरने के लिए तैयार होकर आए यार। और इसी के साथ में वो उन सभी लोगों को छोड़ देती है। और एक एल्डर बोलते कि हम चाहते कि आप इस चीज के बारे में आप समझने की कोशिश करें और वापस सोचिए। और सियोन मन में सोचे कि ऐसी बात नहीं कि मुझे ये पता नहीं कि आखिर ये लोग इतनी ज्यादा चिंता क्यों कर रहे। और वो बोलते कि हाँ मैं इसके बारे में वापस सोचूंगी तो तुम अभी कभी यहाँ से दफा हो जाओ। आगे हम देखते कि रात को सियोन एक जगह पर खड़ी खड़ी मन में सोच रही थी कि एक शादी है और जो शादी का पार्टनर था वो एल्डर के द्वारा एक इंसान को बताया गया था जो कि एक बार संग वुमन से लड़ा था उसी मकबरे के अंदर। और ये बंदा सबसे ज्यादा ताकतवर था यंग जनरेशन के अंदर और ये उन कम लोगों में से था जो कि इस हेवनली डीमन के मकबरे में से जिंदा बच के निकल के आ गए थे। और वो इसका नाम वीजी गैंग है जो कि हेवनली ब्लड सूरा रेजिमेंट का लीडर था। और साथ ही में जब ये हेवनली ब्लड सूरा का रेजिमेंट का लीडर बना था इतनी कम उम्र में तो इसकी एबिलिटी को सभी लोग मानने लगे थे। और तब से जब से वो वापस आया तो उसका मार्शल आर्ट काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और अब बस एब्सोल्यूट स्टेज तो उसके बस सामने ही खड़ा है। और इसीलिए सभी लोगों को ऐसा लगा था कि सियोन के लिए वो सबसे ज्यादा सूटेबल पार्टनर है। और सियोन वहां पर खड़े खड़े ऊपर देखते हुए बोलते कि सीनियर ब्रदर, और उसको वुमन की याद आ रही होती है। और वो मन में सोचती कि मैं उसकी आवाज को अभी भी थोड़ी बहुत भी नहीं भूल पाई और आखिर मैं किसी दूसरे इंसान से शादी कैसे कर सकती हूँ। आगे हमें बताया जाता है कि नाबान जो कि कुनलुन सेक्ट का अभी का मास्टर होता है और वो जिस लोकेशन पर उसने वादा किया था उस जगह पर जा रहा था और अपने 120 सारे वो लोग अपने स्टूडेंट और दूसरे बाहर वाले स्टूडेंट्स के साथ में, और टोटल सभी स्टूडेंट्स को बाहर वालों को मिलाकर 1200 लोग थे जिनको कि कुनलुन सेक्ट ने है ना हमला करने के लिए तैयार किया था, वो भी एस्ट्रोचेस सैंडस्टॉर्म पर। और नाबान वो इन सारे ग्रुप्स का लीडर था, इंचार्ज। और तभी हम देखते कि वहां पर कोई आते बोलता कितनी अजीब बात है नहीं। नाबान बोलता है तुम कौन हो। तो सामने वाला यही वो लाल बालों वाला बंदा होता है जिसको कि एक बार वुमन ने देखा होता है जो कि वुमन के ही लेवल पर होता है। और वो बोलता कि इतने सारे लोगों के साथ में और आखिर कुनलुन सेक्ट के लोग किस तरफ जा रहे हैं अभी। तो नाबान बोलता है कि मेरे सवाल का जवाब पहले दो और तुम कौन हो। सामने वाला इंसान बोलता है कि हाँ मुझे पता नहीं कि यहाँ पर क्या चल रहा है लेकिन मेरे इंस्टीट्यूशन से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ तो चीज सस्पिशियस है और इसीलिए मुझे तुम सभी लोगों को यहीं पर मारना होगा। और तभी उसके चीज से सभी लोग एक जगह पर रुक जाते हैं और वो लोग बोलते हैं आखिर ये क्या एनर्जी है यार, और हम लोग हिल ही नहीं पा रहे। और नाबान मन में सोचता है ये काफी ज्यादा इनक्रेडिबल एनर्जी और यहाँ पर हमारे 70% से भी जो ज्यादा फोर्स वाले लोग हैं वो यहाँ पर हिल भी नहीं पाएंगे इस तरह से। और नाबान बोलता है जो लोग हिल सकते हैं वो अपनी चीख का इस्तेमाल करो और इस बास्टार्ड के प्रेशर को रेजिस्ट करो और इस पर हमला करो। और कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ, और इसी के साथ में सामने वाला वो बंदा कहता है कि हम, और बस वो अपनी एनर्जी से ही आधे लोगों को तो मार डालता है। नाबान मन में सोचता है कि उसकी जो एनर्जी है जो कि उसके अंदर से निकल रही थी वो एकदम से धमाके से फट पड़ी यार। और सामने वाला इंसान कहता है कि तुम मुरिम के कचरो,
और अपने हाथ से एक मारता है और आधे लोग और मर जाते हैं। और नाबान कहता कि नहीं, और वो मन में सोचता कि मेरे कीमती स्टूडेंट्स जो कि मेरे बच्चों जैसे थे। और आगे वो जोर से चिल्लाता तुम बास्टार्ड, और वो हेवनली ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड नाम की टेक्निक इस्तेमाल करता है। सामने वाला इंसान कहता है कि हाँ, और छोटी सी बड़ी हुई चीज, इससे मेरा क्या ही बिगड़ जाएगा। और वो एक छोटा सा ची का गोला बनाता है और नाबान के हमले को रोक देता है। नाबान मन में सोचता है कि उसने मेरे हेवनली ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को रोक दिया। और तभी वो बंदा नाबान के सिर को पकड़ लेता है और एक उसके सिर को दबाने लगता है। और दूसरे लोग कहते हैं ये इविल सन ऑफ अ बिच, और उसको तुरंत जाने दो। सामने वाला इंसान कहता है कि हाँ, मेरा जो अब्सॉर्प्शन है ग्रांड आर्ट, और इससे उसको बहुत ज्यादा दर्द होगा, इतना ज्यादा कि वो मरना पसंद करेगा। और क्या तुम कीड़े भी अभी मरना चाहोगे? तो सामने वाले लोग कहते हैं डेम इट, और मेरी बॉडी हिल नहीं पा रही है। और जो वो नाबान होता है वो बोलता है तुम प्लीज, तुम बेवकूफ स्टूडेंट्स, और अभी कभी यहाँ से भाग जाओ, और तुम्हें किसी तरह से जिंदा रहना होगा। और सामने वाला वो इंसान बोलता है कि हाँ, और तुम्हें क्या सच में लगता है ये पॉसिबल है? और हम देखते हैं कि नाबान को अभी भी चोट लग रही होती है और वो चिल्लाता है। दूसरे लोग कहते हैं मास्टर, और तुम भाड़ में जाओ बास्टार्ड। और सामने वाला इंसान कहता है बिल्कुल नहीं, और जो भाड़ में जाने वाला है वो तो तुम लोग हो। और इसी के साथ में वो एक बड़ा सा गोला बनाता है और उन लोगों पर फेंक कर उनको मार डालता है। और आगे बोलता है कि हाँ, और आखिर तुम इतने सारे लोगों के साथ में क्या ही हासिल करने की कोशिश कर रहे थे? और कितनी अजीब बात है नहीं? और लगता है कि मुझे आसपास में जाकर थोड़ा और देखना चाहिए। और इसी के साथ में हम एस्ट्रोचस सैंडस्टॉर्म के हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि एस्ट्रोचस सैंडस्टॉर्म ने अपनी लोकेशन को वापस बदल दिया था, लेकिन क्योंकि वू मून ने उनकी ओल्ड लोकेशन को देख लिया और इसी के लिए वो आराम से इनके नए हेडक्वार्टर को भी ढूंढ पाया था बिना मुश्किल के। और वो सोचता है कि एट लास्ट, और अब ये शुरू हो रहा है। और इसी के साथ में वो अपनी जगह से गायब होता है और ये सैंडस्टॉर्म वाले जो लोग होते हैं इनको जाकर आधों को मार डालता है। और दूसरे लोग कहते हैं ये दुश्मन है और जल्दी से सभी लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। और वो विंड फ्यूरी इस्तेमाल करता है और कई लोगों को मार डालता है। और आगे तभी वहां पर एक बुढ़ा आदमी आता है और कहता तुम बास्टार्ड, और वहीं पर रुक जाओ। और हम देखते हैं कि ये चौसा पैलेस का लीडर होता है और ये भी अनपैरेलल्ड मास्टर होता है। वो मन में सोचता है कि इसकी चीज कुछ ज्यादा ताकतवर और जैसी उम्मीद थी, ये वही इंसान है जिसको मैंने पहले तब देखा था। और दूसरे जितने भी हेवनली मार्शल सेक्ट के मास्टर है वो भी इसी तरफ आते होंगे। और चलो अभी के लिए तो मैं पीछे हट जाता हूँ। और वो अपनी जगह से गायब हो जाता है। वो मास्टर मन में सोचता है ये बास्टार्ड, और किसने सोचा होगा कि ये मुझसे भी बच के भाग सकता है? और वो सोचता है तो ये पक्का वही वो पिछली बार वाला बास्टार्ड होगा। और मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। और अब से इसके चैप्टर्स हफ्ते में एक बार आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।